हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे कुलदीप संचेती चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फाइनेंस आईपीओस एंड लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स के लिए एंड फंडामेंटल एनालिसिस। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज इस सेकेंड वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं अपना इंडियाज वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कशन, आराम से, कोई जल्दीबाजी के साथ में। कईयों के मेरे पास मैसेज आया है कि भाई फटाफट में जो मेन क्वेश्चन है वो कर लूँ। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि जैसे मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा ना, तो मैं एक दिन या 2 दिन ऐसे कंटिन्यूसली 10-12 घंटे के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करवा लूँगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये एकदम डिटेल जाने वाले हैं, जिसमें मैं मेनली क्वेश्चंस के ऊपर टारगेट कर रहा हूँ। कोई भी कमी हो, वॉइस का इशू हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में को बताएं। और भी कोई इम्प्रूवमेंट करना हो, कोई चीज़ मैं डिटेल में एक्सप्लेन ना कर रहा हूँ जो आप चाहते हो कि मैं करूँ, तो वो भी बताओ। कोई इशू नहीं है, अपन डाउट सेशन ले लेंगे, ओके। तो ये मेरा वाला क्वेश्चन बैंक है। एक क्वेश्चन बैंक को लेके भी डाउट है। तो भाई क्वेश्चन बैंक के केस में ऐसा है भाई कि मैंने एक बार ड्राफ्ट कर दिया। मैं ड्राफ्ट कर रहा था, मेरा मेन पर्पस जो था वो था कि आप सबके लोगों के लिए ना क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बना दूँ। लेकिन वो वीडियोस बनाने के लिए मेरे को इश्यू आया कि मेरे पास में क्वेश्चंस नहीं थे तो वो सब जगह अलग अलग थे। तो फिर मैंने सोचा कि कंपाइल करके अच्छा सा बना भी देते हैं और आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल भी हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए मैंने ये बनाया, लेकिन बनाते बनाते मेरे को ऑलरेडी 15-20 दिन हो गए, कुछ आउटपुट नहीं आया। क्योंकि जब तक है ना 15-20 दिन करते करते एक लेवल पे पहुंच जाता है माइंड, यार आप अकेले कर रहे हो एंड यू हैव टू डू समथिंग। तो फिर मैंने सोचा एक बार आप लोगों के साथ इतना शेयर कर देता हूँ। इस पे अभी भी करंट में वर्क चल रहा है और वो वर्क है वो विद इन ए वीक खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर है ना सारे क्वेश्चंस के आगे, जैसे मैंने बहुत सारों में तो लिख भी दिए हैं और बाकियों में भी लिखे जा रहे हैं, ओके। तो उनके अंदर क्या है कि यहीं पे आपको इस जगह पे 1 सेकेंड, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आगे, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे इंडेक्स वन है, अगर ये कहीं पे एम में भी आया ना तो वो भी लिख दिया मैंने। जैसे एम मई 18 में आया, या फिर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हमारा 19 के अंदर आ रखा है, नवंबर 19 के अंदर। तो ऐसे करके सब चीज़ें हर क्वेश्चन के आगे लिख दी गई हैं। कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, इतना मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको। एमटीपी, आरटीपी एंड पास्ट एग्जाम क्वेश्चन का चाहे कोई भी उठा के मैच कर लेना। हाँ, अभी थोड़ा कंपाइलेशन और थोड़ा एडिटिंग में काम चल रहा है, तो उसके लिए विद इन ए वीक का टाइम दो, फिर आप प्रिंट ले लेना। अभी के पर्पज से आप इसको पीडीएफ से रेफर कर सकते हो, ओके। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन आज का लेक्चर है वो शुरू करते हैं। अपन आज का लेक्चर है वो शुरू करते हैं, ओके। अपन को कितने क्वेश्चन करने हैं टोटल? इंडेक्स वन के अंदर है 19 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 19 क्वेश्चंस कवर करते हैं। और मेनली एक बार मैं आपको ब्रीफ देता हूँ कि ना ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से और कौन कौन से टॉपिक से आईसीएआई पूछता है, ओके। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नाम से ही आपको पता चल गया यहाँ पे कि ये ऑपरेटिंग साइकिल वाले में से है। कुछ भी नहीं करना होता ऑपरेटिंग साइकिल में, मतलब कि यहाँ पे आपको करंट या नॉन करंट क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ रहा होगा। लेकिन रुको, अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता कि करंट नॉन करंट क्या, क्लासिफिकेशन क्या बोल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम पहली बार देख रहे हैं। तो नॉर्मली इंडेक्स वन क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन की बात करता है। प्रेजेंटेशन बोले तो कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो आइटम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होंगे। उसी के हिसाब में वो शेड्यूल 3 को भी रेफर करता है, जिसके अंदर डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2 इंडियस वाली है, डिवीजन 1 वो एएस वाली थी, ओके। जिसके अकॉर्डिंग पीएनएल और बैलेंस शीट का क्या आना है, अपना स्ट्रक्चर आना है, ठीक है। तो पीएनएल को तो छोड़ दो एक बार, पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों ही रेलेवेंट है वैसे। तो ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो अपन को हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि भाई ये जो आइटम है बैलेंस शीट में, जो भी कोई आइटम आ रहा है वो मेरा करंट है या फिर वो मेरा नॉन करंट आइटम है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। अब कोई भी फाइनेंशियल एसेट है ना, वो अपन अगर बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 का फॉर्मेट देखेंगे तो वो आपका करंट में भी आता है और नॉन करंट में भी आता है। तो ये सब बाइफर्केशन करने के लिए अपन इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं, करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन, कि करंट एसेट क्या है और नॉन करंट एसेट क्या है। तो जब करंट एसेट को अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर डेफिनेशन में इंक्लूडेड है कि एनी एसेट विच इज रियलाइज्ड, सेटल्ड और कंज्यूम विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस, तो वो हमेशा करंट होती है। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल नाम आ गया, तो अपन को उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। क्योंकि अगर उस पीरियड के अंदर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में अगर कोई भी चीज़
ठीक है, आपकी रियलाइज होनी है या सेटल होना है या कंज्यूम होना है, तो वो हमेशा क्या रहने वाला है, आपका करंट रहने वाला है। और इसीलिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एंड थर्ड और भी है, देखो ऑपरेटिंग साइकिल के, इसमें भी ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है, इसमें भी ऑपरेटिंग साइकिल है, इसमें भी ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है। और बस इतना ही है, ये सारे मतलब लगभग नहीं करते भी आपकी 5 और 6 क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन हैं उसमें से करंट और नॉन करंट के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, करंट और नॉन करंट के ऊपर भी है ना, एक इंडेक्स 1 के अंदर आईसीआई ने जो इनिशियली एक एक्स्ट्रा टॉपिक डाला हुआ है, वो है ये लोन या रीफाइनेंसिंग अरेंजमेंट वाला। मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, आपने कोई लोन लिया होगा, ठीक है, जिसकी मैच्योरिटी ईयर एंड पे नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, कंपनी कोई ब्रीच कर देती है, ठीक है, कोई लोन कवेनेंट थी उसको ब्रीच कर दिया, लोन के इंटरेस्ट था वो पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, और उस कारण से जब अब जो लोन है वो इमिडिएटली क्या हो गया, रीपेबल हो गया ऑन डिमांड। तो इस केस के अंदर क्या होगा, बिकॉज ये इमिडिएटली रीपेबल हो गया है डिमांड के ऊपर, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको समझना है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर अब ये करंट क्लासिफाई होगा, जो कि पहले नॉन करंट होता था। तो इसके ऊपर भी है वो 3-4 अपने क्वेश्चन है अलग अलग, जिसमें किसी में ग्रेस पीरियड दे रखा है, किसी में कुछ दे रखा है, किसी में कुछ दे रखा है। अपन सारे एक बार डिस्कस कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर ये पूरे चैप्टर के क्वेश्चन कवर करके ही खत्म करूंगा, ओके। उसके बाद में है कि एसओपीएल और ओसीआई के अंदर आइटम को सेपरेटली प्रेजेंट कैसे करेंगे। एसओपीएल और ओसीआई क्या होता है आपको ये भी नहीं पता होगा। तो नॉर्मली क्या होता था, पीएनएल जो अपन करते थे ना, वो का वो पीएनएल है, लेकिन पीएनएल को दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया यहाँ पे। एक तो जो जो कि मटेरियल आइटम, जो रेलेवेंट आइटम है, ठीक है, जो रियल है, और दूसरे जो कि रियल नहीं है, जो कि नोशनल है, वो अपन ओसीआई में ट्रांसफर करें। तो पीएनएल के दो पार्ट है, एक तो पीएनएल खुद हो गया और एक हो गया ओसीआई। ओसीआई मतलब कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अपन चैप्टर करेंगे वो भी कम्प्लीटली इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को टारगेट करता है। मतलब उसके अंदर दो मेथड आते हैं, एफईटीपीएल और एफईटीओसीआई। तो वो क्या करते हैं, वो भी पीएनएल में आइटम जाने होते हैं उनकी अकाउंटिंग बताते हैं, और ओसीआई में जाने होते हैं उनकी अकाउंटिंग बताते हैं। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो, ओके। और फिर 2-3 थ्योरी के क्वेश्चन हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको इंडियस की ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है या नहीं बनानी है। अब ये क्या होता है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। मतलब क्या है, इंडियस 101 है, वो बोलता है फर्स्ट टाइम अडोप्शन ऑफ इंडियस। तो नॉर्मली क्या था कि पहले एएस चल रहे थे, फिर 2015 या 2015 में 1 अप्रैल से है वो वॉलंटियर है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गए थे। और 1 अप्रैल 2016 से है वो क्या हो गया था, कंपलसरी कर दिया था कि जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है और लिस्टेड कंपनीज है उन पे एप्लीकेबल है। फिर उसको 250 करोड़ कर दिया, फिर वो एनबीएफसी और बैंकिंग पे भी कर दिया। तो ऐसे ऐसे चला है। तो जब एएस से इंडियस के अंदर आप आए हो, तो आपका जनरली जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो सारे चेंज होंगे हैं, ठीक है। तो जो गैप चेंज हुआ है उसके कारण आपकी वैल्यूज में काफी डिफरेंस आएगा, और उसको कन्वर्स करने के लिए है वो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। ये मेन पर्पज है, लेकिन ये सिर्फ सिंगल पर्पज नहीं है। अगर आप किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली क्या करते हो, रीस्टेट कर रहे हो, मतलब कि लाइक मैंने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे पिछले 5 साल अगर मैं उसमें चेंज करूंगा, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो जब भी चेंज होता है तो वो हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली होता है, ओके। तो अब अगर रेट्रोस्पेक्टिवली होगा तो पीछे के जो फाइनेंशियल्स थे वो भी चेंज होंगे और उसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो यहाँ पे भी इंडियस ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रोवाइडेड कि उसका इफेक्ट मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। इमटेरियल है, 5-10 रुपए की कोई चीज़ चेंज कर ली तो उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आना है, तो फिर उसके लिए नहीं करते। लेकिन अगर मटेरियल है तो हम करेंगे, ओके। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी ऑपरेटिंग साइकिल का है, और ये आपको बोलता है एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट से 19 सारे क्वेश्चन अपन को यहाँ पे कवर करने हैं। आशियाना मेरा ये मेरा क्वेश्चन बैंक है, मैंने ट्राई तो किया है आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बनाऊं। फिर भी अगर कोई कमी हो तो प्लीज बोलने में झिझकना मत, ओके। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 देवियों एवं सज्जनों आपकी स्क्रीन पर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, दैट इज एसएम लिमिटेड एक्स लिमिटेड का क्वेश्चन है, और ये ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में आपको बताता है।
तो एक्स लिमिटेड है वो आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। क्या चीज़ कि रॉ मटेरियल का स्टॉक होल्डिंग पीरियड है। अब देखो एक बार बिजनेस को एज्यूम करो, आपका खुद का बिजनेस है, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो सबसे पहले, ठीक है, फिर उसको क्या करते हो, उसको प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करते हो, उससे फिनिश गुड्स बनाते हो, उसके बाद में उसे कस्टमर को बेचते हो, ठीक है, और फिर कस्टमर से रिसीव करते हो, ठीक है, और इन बिटवीन आप सप्लायर को रीपे भी करते हो, राइट। तो ये सारी मेजर एक्टिविटी आपके बिजनेस में होने वाली है। तो अब यहाँ पे टाइम कौन सा काउंट करना है ऑपरेटिंग साइकिल के पर्पज से, तो आरएम से लेके और जो आप रिसिप्ट कर रहे हो ना, ये सारा टाइम आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है, ठीक है, किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है। लेकिन क्या ये वाला पार्ट नहीं होगा, नहीं, जो सप्लायर से आपको एडिशन मिलता है ना, क्रेडिट पीरियड वगैरह कुछ भी, तो ये वाला आपका ओसी का पार्ट नहीं होगा। इसके अलावा बाकी सारा टाइम आपका ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, रॉ मटेरियल की स्टॉक होल्डिंग पीरियड है 3 मंथ की, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर उठाओ, 3 ऐड करो, WIP होल्डिंग पीरियड है 1 मंथ का, कोई बात नहीं, ऐड कर दो भाई, वर्क इन प्रोग्रेस है, प्रोडक्शन में यूज हो रहा है ना, कोई नहीं। बोलता है कि फिनिश कोर्स अपन 5 महीने होल्ड करके रखते हैं, रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। डेटर कलेक्शन पीरियड 5 महीने है, बेचने के बाद में 5 महीने लगते हैं डेटर से पैसा आने में, तो कितना आया आंसर, 14 आया ना, तो 14 मंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल है। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन पे। इसके साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एक्स लिमिटेड आर नॉर्मली रियलाइज्ड इन 15 मंथ्स की, 15 मंथ्स के अंदर अंदर वो इन्वेंट्री आपकी रियलाइज हो जाती है, ठीक है। तो बताइए किस तरह से एक्स लिमिटेड है वो क्लासिफाई करेगा अपनी इन्वेंट्री या ट्रेड रिसीवेबल को बिटवीन करंट और नॉन करंट में, इफ दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 15 मंथ। अगर ये आने वाले 15 मंथ में रियलाइज होने वाली है, तो बताओ कैसे ये इसको क्लासिफाई करेगा। सिंपल, कोई वो नहीं है, 15 महीने में रियलाइज हो जाएगी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, ये 15 मंथ में रियलाइज होंगे, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे 15 मंथ है इसका, ठीक है। तो अगर कोई भी इन्वेंट्री आपकी जो 15 महीने में रियलाइज होनी है, तो वो करंट रहेगी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जब अपन करंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर 4 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट क्या बोलता है आपको, पहला पार्ट बोलता है कि एनी एसेट, ठीक है, जो कि आपकी रियलाइज्ड, सेटल या कंज्यूम होनी है ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तो वो आपकी करंट है, ठीक है। सेकंड बोलता है एनी एसेट जो कि आपकी रियलाइज, सेटल, कंज्यूम होनी है विद इन 12 मंथ, वो भी आपकी क्या है, करंट एसेट है। थर्ड बोलता है कि एनी एसेट, ठीक है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है, अगर आपने ट्रेडिंग पर्पस से कोई भी एसेट को हेल्ड कर रखा है, तो वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी करंट रहेगी। गॉट इट। और 1 4 और है, शायद वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। मेनली ये 3 ही थे, और उसमें भी सबसे वाला ये ऑपरेटिंग साइकिल वाला, और एक 12 मंथ वाला भी है, ओके। तो ट्रेडिंग पर्पज से अगर आप इन्वेंट्री को होल्ड करो, तो 2 साल भी होल्ड किया और मान लो यहाँ पे 15 मंथ था, फिर भी वो क्या रहने वाला है, करंट। ये वाला पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, वाह वाह वाह, बी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वीडियो चल तो रही है ना, पता चले मैं बोलता क्या रहा हूँ, नहीं, हाँ चल रही, ठीक है। तो बी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। बी लिमिटेड क्या बोलता है, ये प्रोड्यूस करता है एयरक्राफ्ट, ठीक है, क्या करता है, एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करता है, एरोप्लेन में आता है शूम 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 वाले, ठीक है। जो लेंथ ऑफ टाइम है फर्स्ट परचेजिंग रॉ मटेरियल की टू मेक द एयरक्राफ्ट एंड द डेट द कंपनी कंप्लीट्स द प्रोडक्शंस एंड डिलीवरी इज 9 मंथ, मतलब कि टोटल टाइम कितना लगता है, 9 महीने का लगता है। द कंपनी रिसीव पेमेंट फॉर द एयरक्राफ्ट 7 मंथ आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, 9 महीने में तो डिलीवर किया, 7 महीने में पेमेंट मिला। अब ये किसका क्रेडिट पीरियड है, ये डेटर का है, तो क्या होगा, हमेशा ऑपरेटिंग साइकिल में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर यही सप्लायर, ये यहाँ पे एक लाइन एडिशनल दी होती कि सप्लायर आपको क्रेडिट देता है 6 महीने की, तो क्या फिर उसको ऐड करते हैं, नहीं, उसको भूल के भी ऐड नहीं करते, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 7 16 महीने का क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ 16 मंथ होगी। एंड ट्रीट कैसे करेंगे इन्वेंट्री और डेटा को, तो वेरी सिंपल कि भाई इन्वेंट्री एंड डेटा है वो रियलाइज किए जाएंगे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, और ये जो इन्वेंट्री है एज वेल एज डेटा है वो क्लासीफाई किए जाएंगे एज करंट, वो करंट क्लासीफाई किए जाएंगे। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि एक एंटिटी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है
मैन्युफैक्चर करती है पैसेंजर व्हीकल को, ठीक है। पैसेंजर व्हीकल मतलब कि बस जो अपनी अपन ने रोड ट्रांसपोर्ट तो किए है ना, तो जो बस यूज़ करते हैं पब्लिक बस वगैरह होते हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। द टाइम बिटवीन परचेजिंग ऑफ अंडरलाइंग रॉ मटेरियल, ठीक है, मतलब कि रॉ मटेरियल से जब आप फाइनली इसको देते हो तो वो कितना है, डिलीवरी देते हो, ओके, वो कितना है आपका 11 मंथ है, ओके, कितना है 11 मंथ, ओके। और वही मैं बात करूं कि जो कस्टमर सेटल करता है वो कितना टाइम है, वो 8 मंथ है, ओके। तो 11 और प्लस 8 कितना हो गया, सिंपल 11 प्लस 8 इक्वल टू 19 मंथ्स यहाँ पे हो गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा। गॉट इट, कोई इशू नहीं होगा, मुझे नहीं लगता होगा, कोई हो फिर भी बता दियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड देखो, अज्यूम कीजिए कि जो भी प्रोडक्शन टाइम है वो 15 मंथ्स है, वो 15 महीने है, और जो टाइम लेग है बिटवीन द डेट ऑफ सेल्स एंड द कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर इज 13 मंथ्स। कितना, 15 महीने तो प्रोडक्शन, और कस्टमर से जब रियलाइज होगा, ये कस्टमर वाला क्रेडिट पीरियड है तो हमेशा इंक्लूड होगा, ओके। तो 15 प्लस 13 कितना होगा भाई, 18 10 28, 15 प्लस 13 28 मंथ्स यहाँ पे मेरे हो गए हैं। गॉट इट, तो ये मेरा ऑपरेटिंग साइकिल होगा। चलो आंसर भी देख लेते हैं। इन्वेंट्री एंड डेटर्स नीड्स टू बी क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ Ind AS 1, which provided that assets shall be classified as current if an entity expect to realize the same or intend to sell or consume it in a normal operating cycle। अगर आप नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर इसको एक्सपेक्ट करो कि आप रियलाइज कर लोगे, कंज्यूम कर लोगे और सेटल कर दोगे, तो फिर ये आपका क्या होगा, हमेशा करंट रहेगा, ओके। क्लासिफाई क्या होगा, करंट होगा, ये वाला, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगेन, पहले पॉइंट में क्या इन्होंने लिखा है, 11 प्लस 8 मंथ यानी कि 19 मंथ का ऑपरेटिंग साइकिल है, और दूसरे में क्या लिखा है कि 28 मंथ का है, वो क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल है, ओके। तो इस नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तक जो भी आइटम्स है वो क्या हमेशा रहने वाले हैं, करंट रहने वाले हैं, ओके। चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज अबाउट चार्मिंग लिमिटेड। तो चार्मिंग लिमिटेड यानी क्वेश्चन नंबर 5, ये बोलता है 1 अप्रैल 2003 की बात है, इन्होंने इश्यू किए 1,10,000 वाले बॉन्ड जिनकी वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए। ऑन 1 अप्रैल ईच ईयर इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट ऑफ 8% पर ईयर इज पेबल ऑन आउटस्टैंडिंग कैपिटल अमाउंट। कि भाई जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना, उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट लगना है, 8% का इंटरेस्ट लगना है, ठीक है। On 1st April each year, Charming Limited has a contractual obligation to redeem 10,000 of bonds at rupees 10 per bond। अब देखो ये केस है क्या, ये केस कुछ इस तरह से है कि चार्मिंग लिमिटेड है, उन्होंने टोटल 1 लाख बॉन्ड इश्यू किए, ठीक है। कब किए हैं ये, 1/4/2000 को मान लो, ठीक है। अब उन्हें हर साल यानी कि 31/3/1, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 4, ऐसे ऐसे करके आगे तक जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 3 साल तो कुछ नहीं करना, ठीक है। डायरेक्टली 31/3/4 पे बात आती है कि 31/3/4 इस दिन आपको क्या करना है, 31/3/4 वाले दिन है, वो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो आपका हर साल था, ओके। और जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ठीक है, बॉन्ड का, उसका पेमेंट 1 अप्रैल से होगा 2004 से, ओके। तो 31/3/4 यानी कि 1/4/4 ही है, तो अब इसके बाद में हर साल में है वो 10,000 बॉन्ड्स रिडीम होंगे। तो आने वाले मतलब अगर 10 साल मान के चलोगे तो 10 साल में ये सारे बॉन्ड रिडीम हो जाएंगे अपने आप, ओके। तो बताओ किस तरह से ये प्रेजेंट करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो नॉर्मली क्या होता है, इंडिया के अंदर जो अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर है वो इसके बारे में अकाउंटिंग बताता है कि अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी जिसके अंदर या तो पैसा आना है या पैसा जाना है, वो फाइनेंशियल एसेट्स होती है, ठीक है, या लाइबिलिटीज होती है। यहाँ पे इनके लिए क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी को क्लासीफाई करने के 3 तरीके बताते हैं। एक फाइनेंशियल, एक तो FVTPL है और एक अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है। यहाँ पे FVTOCI शायद नहीं है जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ, लेकिन एक बार देख लेंगे। तो FVTPL यानी कि या तो आपका PNL में डायरेक्टली जितना भी अमाउंट आता है हमेशा PNL में जाएगा। एक होता है अमोर्टाइज कॉस्ट जिससे अकाउंटिंग करते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए भी 2 कंडीशंस होती है, ठीक है।
दो टेस्ट होते हैं, एक बिजनेस मॉडल टेस्ट और एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ऑब्लिगेशन टेस्ट है। वो दोनों, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। अगर वो फुलफिल हो जाते हैं तो हम अमोर्टाइज कॉस्ट फॉलो करते हैं। और उस यहाँ पे है ना, वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, अभी मैं बोल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, इसलिए अमोर्टाइज कॉस्ट होगा। और अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या होता है, जो भी मेरे को फ्यूचर में पेमेंट्स करने हैं मैं सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और उसके बाद में हर साल उसके ऊपर उसे अमोर्टाइज करता जाता हूँ, ठीक है। अभी ये टेक्निकल था थोड़ा, आपको अगर नहीं पता है तो इसको इग्नोर करना, ये मैंने एक बार बोल दिया, बस आपको जब मैं वहाँ पे करूँगा तो मैं ऑटोमेटिक लिंक करवा दूंगा, ओके। अभी के पर्पज से ये समझ लो कि इन्होंने लोन लिया था और हर पहले 3 साल तक तो सिर्फ इंटरेस्ट चलता रहेगा, और चौथे साल से वो प्रिंसिपल भी है वो रीपे होता जाएगा, 10,000 बॉन्ड है वो रिडीम होते जाएंगे, ओके। तो फिर हर साल का आगे का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, गॉट इट। तो देखो ये कह रहा है कि अब बताओ कि कैसे प्रेजेंट करना है। तो जो नॉर्मल सी बात है, इंटरेस्ट की अमाउंट मेरी हमेशा करंट रहेगी, राइट। 31 मार्च को मैं फाइनेंशियल्स बनाऊंगा, 1 अप्रैल को मेरे को पे करना है इंटरेस्ट, एक दिन बाद में। तो विद इन 12 मंथ पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये हमेशा मेरी क्या रहेगी, करंट रहेगी। लेकिन प्रिंसिपल का क्या होगा, पहले दूसरे तीसरे साल तक तो वो नॉन करंट में आएगा, लेकिन तीसरे साल के एंड से वो क्या हो जाएगा, जो 10,000 बॉन्ड्स आपको रिडीम करने हैं अगले 12 मंथ के अंदर, वो वाला फिगर है वो आपका करंट में आ जाएगा, और बाकी बैलेंस है वो नॉन करंट में ही चलता रहेगा, ओके। और ऐसे 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 कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आंसर देख लो एक बार। आंसर क्या है कि चार्मिंग लिमिटेड है वो प्रेजेंट करेगी 80,000 अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, और 1,000 करंट पोर्शन ऑफ द नॉन करंट बॉन्ड, ठीक है, ये दोनों करंट है। और एज करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे बोल दिया, इनको करंट लाइबिलिटीज दिखाएगा। साथ में 9 लाख जो कि लेटर देन 12 मंथ्स है आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, वो प्रेजेंट किए जाएंगे एज ए नॉन करंट लाइबिलिटी। वो नॉन करंट लाइबिलिटी में हम प्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ओके। यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए खत्म, 5 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। चलो नेक्स्ट में भी चलते हैं। नेक्स्ट अगेन ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर क्या बोला है इन्होंने कि रॉ मटेरियल वाला, मैंने क्या बोला, सप्लायर वाला इग्नोर करना है। उससे पहले मतलब रॉ मटेरियल जब से आपकी फैक्ट्री में आया है तब से लेके कस्टमर से जब तक आपको पैसा मिलता है वो सारा ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है। तो यहाँ पे RM, WIP यानी कि प्रोडक्शन, FG यानी कि प्रोडक्शन के बाद का, और डेटर कलेक्शन पीरियड है ये, तो ये सारा इंक्लूड हो जाएगा। 3, 4, 5, 5, 10 यानी 14 मंथ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा। ये बोल रहा है कि एक ट्रेड पेबल है वो 12.5 महीने के अंदर पेबल है। तो बताओ क्या ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, यस। तो कहाँ दिखाना है अपन को इसको, करंट में, राइट। एनी इश्यू? In this case, the normal operating cycle of X Limited is 14 months. Since the trade people are expected to be settled within the operating cycle is equal to 12.5 months. इनको हमेशा हमें किस में दिखाना है, करंट में क्लासिफाई करना है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोलता है कि एक एंटिटी है उसके दो डिफरेंट बिजनेस है। अच्छा चलिए इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। क्या होगा, मान लो मेरी दो अलग अलग, मैं क्या हूँ, कुलदीप संचेती, ओके। तो संचेती इंडस्ट्रीज का ओनर हूँ मैं। अब मेरी इंडस्ट्री के अंदर दो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है। एक में मैं यूट्यूब चलाता हूँ या फिर कुछ और करता हूँ, मेरी दुकान है मैं वो चलाता हूँ। दूसरे के अंदर मैं मैन्युफैक्चरिंग चलाता हूँ, ठीक है। तो दोनों का बिजनेस का नेचर कंप्लीटली अलग अलग है, ओके। या फिर अडानी की बात कर लीजिए, अडानी के अंदर अलग अलग है, रिलायंस में अलग अलग बिजनेस है। तो हर एक बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग साइकिल अलग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अकॉर्डिंग फिर उस बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम है वो करंट है या नॉन करंट है, गॉट इट। देखो इनकी दो डिफरेंट जो है वो क्या है, बिजनेस है यहाँ पे, रियल एस्टेट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स। विथ रिस्पेक्ट टू द रियल एस्टेट बिजनेस, द एंटिटी है वो कंस्ट्रक्ट करती है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, ओके, कस्टमर्स के। एंड नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है वो कितना है, 3 से 4 साल का है, ओके। मतलब कि ये क्या है, इन्होंने बोला कि पहले का तो है 3 to 4 ईयर का, कोई बात नहीं है तो है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ठीक है। विथ रेस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर व्हीकल, वहाँ पे 15 महीने, और दूसरे केस के अंदर है 15 मंथ। तो ठीक है, दोनों आइटम को अलग अलग रखना है और उनके आइटम को रेस्पेक्टिवली ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग करंट या नॉन करंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एज पर पैरा 66A ऑफ इंडियस 1, एक असेट को हमें करंट क्लासीफाई करना है अगर वो एक्सपेक्ट हो जाती है टू रियलाइज द सेम और इंटेंट टू सेल और कंज्यूम इट इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल।
तो एज पर द डेफिनेशन गिव एज पर पैराग्राफ 69, a liability should be classified as current if an entity expect to settle the liability in its normal operating cycle. अब इस सिचुएशन में क्या है, where business have different operating cycles, classification of asset या liability as current या non-current would be in relation to the normal operating cycle that is relevant to that particular asset या liability. It is advisable to disclose the normal operating cycle relevant to the, हाँ बस आपको क्या करना है, आप उसी जो भी आपका relevant operating cycle है उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करो, और हाँ आप नोट्स में ये डिस्क्लोज भी करो कि हमारे इस बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल ये है और इसका ये है और उसके अकॉर्डिंग हमने एसेट्स को क्लासीफाई किया है। गॉट इट, 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अभी, आज मजा बहुत आ रहा है वैसे ना। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक एंटिटी है उसने प्लेस किया है सर्टेन डिपॉजिट्स को एंड बहुत सारी पार्टीज हैं उनके साथ में किया है। तो बताओ किस तरह से जो फॉलोइंग डिपॉजिट्स हैं वो क्लासिफाई की जाएगी, करंट या फिर नॉन करंट के अंदर। सिंपल, तो देखो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। अब देखो यहाँ पे है ना, ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात करेगा। देखो इंडेस जो है वो बने हैं एक बेस के ऊपर। इंडेस एक घर है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग कमरे हैं और हर एक इंडेस को एक कमरा दिया हुआ है। ओके, और उस घर का जो आंगन है ना, वो आंगन कौन सा है, फ्रेमवर्क ऑफ इंडेस, जो अपन चैप्टर 1 करके आ चुके हैं, वो उस घर का आंगन है। और बाकी बचे इंडेस के लिए हर इंडेस को एक कमरा दिया हुआ है, यह एक घर है। अंडरस्टैंड। अब ये घर है ना, इसकी नींव जो है, ठीक है, हर घर को बनाने के लिए नींव चाहिए। जो इसकी नींव है वो नींव किस पे बनी हुई है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर। नींव पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इट मीन्स, इसका मतलब क्या था, नींव क्या होती है कि नींव के ऊपर पूरा घर टिका हुआ होता है। ओके, तो इंडियस की नींव में ये लिखा हुआ है कि ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म है। इट मीन्स ये कहता है कि लीगल व्यू कुछ भी कहता हो, ठीक है, भाड़ में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो ये देखेंगे उस ट्रांजैक्शन के पीछे रियलिटी क्या थी और क्या इंडियस उस रियलिटी को प्रेजेंट कर पा रहे हैं क्या, और अगर कर पा रहे हैं तो इंडियस बनाना हमारे लिए सार्थक है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी यही चीज हम फॉलो करने वाले हैं कि हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म यानी ट्रांजेक्शन की रियलिटी को देखेंगे। एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिसिटी आप डिपॉजिट आप करते हो ना, और इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, अब आप एक चीज सोचो, अगर आपने अभी अपना करेक्शन सरेंडर कर दिया तो विद इन 1 मंथ या 2 मंथ या मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, अपनी डिपॉजिट रिटर्न मिल जाएगी। लेकिन एक चीज बताओ, अगर आप गोइंग कंसर्न हो, अगर आप अपना धंधा चला रहे हो, ठीक है, तो क्या आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी लाइन कट करवाओगे क्या, नहीं करवाओगे। नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अब ये मत दिमाग लगाना कि मैं अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी प्लांट अंदर लगा लूंगा या फिर सोलर पैनल लगवा लूंगा। नॉर्मली सोचो एज ए इंडिविजुअल, तो नहीं करवाते हैं। एंड इन दैट केस, क्योंकि अगर वो होगा ना तब तो फिर कोई बात नहीं, फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली है, नॉर्मली नहीं कराता, मैं नहीं करवाऊंगा आज, ठीक है, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो सिंपल सी थिंग ये है कि अगर करवाना ही नहीं है तो फिर उसको करंट दिखाना है या नॉन करंट। तो ये कहता है कि आप रियलिटी पे जाओ, रियलिटी में कोई नहीं करवाने वाला होता है जब तक उसको, क्योंकि हमें बिजनेस को आगे ले जाना ही है। एंड ले जाना है तो वी आर नॉट गोइंग टू सपोज कि हम बंद कर देंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी को करंट क्लासीफाई करें, तो ये हमेशा नॉन करंट क्लासीफाई होगा। ओके, सेकंड है टेंडर डिपॉजिट या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली मैंने खुद ऑडिट की है, तो उस केस में क्या था कि मैं एक सीमेंट कंपनी के अंदर था, तो उन्होंने अपना जो स्क्रैप होता है, ठीक है, तो स्क्रैप को बेचने के लिए वहाँ पे काफ़ी मात्रा में होता है, मशीनरी का स्क्रैप होता है मैक्सिमम, ऑयल वगैरह है, केमिकल्स वगैरह जो उनके वेस्टेज निकलते हैं वो वाले, ठीक है, तो उनको स्क्रैप में बेचना था, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, उनको उनको बेचते टाइम उन्होंने ऑक्शन कंडक्ट करवाई। अब ऑक्शन यानी कि नीलामी करवाई, ठीक है, नीलामी करवाई सिंपल वर्ड्स में। अब नीलामी जब करवाई है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने गेट के ऊपर ही 2 अकाउंटेंट को बिठा दिया कि गेट के अंदर है ना सिर्फ उसी कबाड़ी को लेके आना है जो आपको मिनिमम 50,000 रुपीज़ की सिक्योरिटी दे दें, और आप उसे फिर जो है ये डॉक्यूमेंट दे देना जिसके अंदर सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल लिखी हुई है। तो वो जाके फिर अपना देख लेंगे, अपनी बिड कोट कर देंगे, और अगर फिर उनको उठ जाता है तो 50,000 कम हो जाएगा, अदरवाइज रिफंड हो जाएगा, ठीक है।
ये प्रोसेस कितनी टाइम लेती थी, मैक्सिमम 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाता था। पहले दिन वो सारे कबाड़ी आते थे, ठीक है, एंड वो सारा अपना नोटिफाई करते थे कि भाई ये है। उसके बाद में वो बिड करते थे, फिर हम रात को बैठ के सारा क्या करते थे, निकालते थे कि किसकी बिड सबसे ज़्यादा आई है। फिर जिसकी बिड सबसे ज़्यादा आती थी तो नेक्स्ट डे ऑक्शन करते थे, वहाँ पे बोलते थे कि भाई बिड की स्टार्टिंग प्राइस ये है, अब इससे ऊपर कोई और बिड कर रहा है तो हम उसको दे देंगे, अदरवाइज ये माल है वो इस पर्टिकुलर पर्सन को चला जाएगा इस बिड प्राइस पे। ओके, तो अगर अब ऐसा होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि एक बंदे को माल मिलेगा, वो तो बाकी सब तो ऐसे ही रहेंगे। तो बाकी सबको फिर क्या हो जाएगा, वो कहेंगे कि हम आपको तो मिला नहीं है तो आप अपनी सिक्योरिटी वापस लो एंड नेक्स्ट टाइम आना। तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी उसको वापस मिल गई। तो मैक्सिमम अगर किसी और बड़ी कंपनी का भी है तो मैक्सिमम 10 या 15 दिन में आपको वापस से रिफंड मिल जाता है अपना, अगर आपका नहीं भी होता है तो, और हो जाता है तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो अब बताओ टेंडर डिपॉजिट या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को आप कहाँ शो करोगे। देखो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो मुझे यही कहता है करंट में करना चाहिए। एक बार क्वेश्चन का आंसर भी अपन रेड कर लेंगे। ओके, अब जीएसटी डिपॉजिट पेड अंडर डिस्प्यूट और जीएसटी पेमेंट अंडर डिस्प्यूट, ठीक है, दो चीज, एक डिपॉजिट किया है मैंने, ठीक है, डिस्प्यूट के लिए, एक जीएसटी का पेमेंट किया है डिस्प्यूट के लिए, तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट है, एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी, द डिपॉजिट इज रिकवरेबल ऑन डिमांड। आप इलेक्ट्रिसिटी सरेंडर करो अपनी, आपको डिमांड के ऊपर क्या हो जाएगी, उसकी रिकवरी हो जाएगी। व्हेन द कनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, जब आपको कनेक्शन नहीं चाहिए होगा, हाउ एवर प्रैक्टिकली सच इलेक्ट्रिक कनेक्शन इज रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एज द एंटिटी एग्जिस्ट। और अपनी एंटिटी को कोई बंद करना सपना ऐसा कोई बंदा नहीं देखता है, ठीक है। इसीलिए फ्रॉम द कॉमर्शियल रियलिटी परस्पेक्टिव, an entity does not expect to realize the asset within no of 12 months from the end of the reporting period, or hence electricity deposit should be classified as non-current asset। किसमें, नॉन करंट एसेट में हमको दिखानी चाहिए इसको, सिंपल। ओके, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है, टेंडर डिपॉजिट या ईएमडी है उसका क्या करेंगे। तो जनरली टेंडर डिपॉजिट या ईएमडी है वो क्या की जाती है, पे की जाती है फॉर पार्टिसिपेशन इन वेरियस बिड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि उसको गेट पे एंट्री करते टाइम ही 50,000 रुपये का टोकन लेना पड़ेगा, तो वो उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, बिड करने के लिए है, वो क्या मिला है, उसे डिपॉजिट करना पड़ा है। और ये रिकवरेबल हो जाती है अगर एंटिटी है वो बिड विन नहीं करती है तो। इसीलिए बिड्स हैं, बिड डेट्स हैं, वो पता होता है हमें कि किस दिन, आज मैं टेंडर कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि 5-10 दिन बाद में इसकी बिड है, या फिर 1 महीने बाद में हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। But until the date of the actual bid, one is not in a position to know if the entity is winning the bid or otherwise, ठीक है। लेकिन जब तक बिड नहीं होगी तब तक नहीं पता ना कि कौन विन कर सकता है। अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द डिपॉजिट, अगर एंटिटी को ये लगता है कि वो डिपॉजिट है वो विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ उनको हो जाएगा तो उसको करंट क्लासीफाई करें। लेकिन अगर वो 12 मंथ से ऊपर भी बिड जाने वाली है, आज बिड होगी और 3 साल बाद में सेल होगी, तो फिर उस केस में वो उसे नॉन करंट दिखा सकती है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट और टेंडर डिपॉजिट दोनों हो गए। अब थर्ड आता है जीएसटी डिपॉजिट, जो कि डिस्प्यूट में हमने दिए हैं, या फिर जीएसटी का पेमेंट किया है अंडर डिस्प्यूट। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी है या डिपॉजिट पेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज है इन द इवेंट ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट इज अंडर प्रोटेस्ट, जो कि डिपेंड करता है ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एंटिटी टू रियलाइज द सेम। अगर एंटिटी को लगता है वो 12 महीने में रियलाइज कर पाएगी तो उसे करंट करो, अदरवाइज नॉन करंट कर दो, सिंपल। यहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोलता है, करंट या नॉन करंट का क्लासिफिकेशन है। इंडियस वन स्टेट करता है कि एक एंटिटी क्लासिफाई करेगी किसी भी लाइबिलिटी को एज ए करंट व्हेन इट एक्सपेक्ट टू सेटल द लाइबिलिटी इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में एक्सपेक्ट करती है कि वो इसको सेल कर देगी तो। अब एंटिटी डेवलप करती है टूल्स फॉर कस्टमर एंड दिस नॉर्मली टेक्स ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, तो 2 ईयर का तो टाइम इधर ही लग गया। मटेरियल सप्लाई किया जाता है कस्टमर को एंड हेंस द एंटिटी ओनली रेंडर ए सर्विस। फॉर दिस द एंटिटी रिसीव द पेमेंट upfront and credits the amount so received into income received in advance। तो बताइए किस तरह से जो एडवांस की इनकम है आप उसे करंट करोगे क्लासीफाई या नॉन करंट। मतलब क्या है, नॉर्मली आप मेरे कस्टमर हैं, ठीक है, आप अपना गुड्स लेके आते हैं कि भाई कुलदीप हमें इसके ऊपर ये काम करके दे दो, मैं आपको काम करके देता हूँ, लेकिन कितने टाइम में देता हूँ, 2 साल के बाद में देता हूँ। तो बताइए अब आपने जो मेरे को एडवांस पेमेंट किया था मैं उसे कहाँ क्लासीफाई करूंगा। सिंपल क्वेश्चन समझ आ गया। लेट्स गो थ्रू द आंसर एज वेल।
इंडेस वन क्या बोलता है कि कुछ करंट लाइबिलिटीज हैं जैसे कि ट्रेड पेबल्स हो गए या फिर कुछ अक्रूवल होते हैं एम्प्लॉयज वगैरह के, ठीक है, एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट्स होता है इन द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। इसीलिए एंटिटी क्लासिफाई करेगी इन्हें ऑपरेटिंग आइटम्स, और इसीलिए ये क्या होंगे, करंट लाइबिलिटी होंगे, ठीक है, करंट लाइबिलिटी, इवन इफ दे आर मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। जो मैंने वहां पे आपको करंट में बोला था ना, 3 तो बोल दिया था मैं, ठीक है, देखो एक बार दिखाता हूँ ऊपर, मैंने यहाँ पे आपको 3 बोल दिया था, चौथा मैंने कहा यार मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, वो चौथा पॉइंट क्या था कि कोई भी एसेट जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा ना वो हमेशा करंट होगा, तो यहाँ पे इसको वर्किंग कैपिटल का पार्ट माना है और इसीलिए ये हमेशा करंट रहेगा। ओके, अब आता है इन अकॉर्डेंस विद अबोव, इनकम जो भी रिसीव हुई है वो आपकी करंट लायबिलिटी क्लासिफाई होगी, ठीक है, बिकॉज ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बोलता है एक एंटिटी का लोन अरेंजमेंट है, करंट या नॉन करंट, तो बताओ भाई क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है। एक एंटिटी ने लोन फैसिलिटी दी है एक बैंक को, जो कि रीपे होगी विद इन ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। प्रायर टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंटिटी एंड द बैंक एंटर इनटू एन अरेंजमेंट, वो एक अरेंजमेंट में एंटर हो जाते हैं जहाँ पे एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो अनकंडीशनली रोल हो जाता है इनटू नई न्यू फैसिलिटी, जो कि एक्सपायर होनी है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, जो कि 5 साल के बाद में क्या होनी है, एक्सपायर होनी है, सिंपल। तो बताओ आप इसको क्या करोगे, करंट या नॉन करंट। अब देखो यहाँ पे जो मेन कीवर्ड थे ना, मैं आपको हाईलाइट कराता हूँ फिर से, ये तो मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा है अभी, ठीक है, ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन लगभग सेम होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज करेगा और उससे आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बैंक ने यहाँ पे लोन फैसिलिटी में एंटर किया, ग्रेट, रीपे कितने में होना है, 9 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है ना वो ये है, प्रायर टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब 31 मार्च को मेरा एंड होना है, लेकिन उससे पहले ही एंटिटी जो है वो बैंक के साथ में एक अरेंजमेंट में आ जाती है, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे कोई डिफॉल्ट हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, वो पहले से ही अरेंजमेंट में आ गई और बिना किसी कंडीशन के ये पीरियड है वो 5 साल से एक्सटेंड हो गया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ये तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना, न तो मैंने कोई डिफॉल्ट किया, न मैंने कोई ब्रीच किया, और न ही मेरे ऊपर रीपेमेंट करने की कोई ऑब्लिगेशन है, तो ये मेरे को 5 साल बाद पे करना है, तो क्या होना चाहिए, नॉन करंट, तो सिंपल सी क्या रहेगा, नॉन करंट। तो बताओ क्या रहेगा, सॉरी, करंट या नॉन करंट, ठीक है, तो करंट रखना है या नॉन करंट, क्या हो गया हमेशा, ओके, तो ये मेरे अकॉर्डिंग नॉन करंट में जाएगा, सिंपल। अभी आंसर पढ़ेंगे। सेकंड है, विल द आंसर बी डिफरेंट इफ न्यू फैसिलिटी इज एग्रीड अपॉन आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। अगर ये रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में होती तो फिर मैं नहीं देखता, मैं तो ये कहता 31 मार्च को ये रीपे होना था तो होना है, और ये एडजस्टिंग इवेंट बिल्कुल भी नहीं है कि हम जाके इसको एडजस्टिंग करेंगे, ओके। थर्ड आता है, will the answer to be different if the existing facility is from one bank and the new facility is from another bank। तो भी देखो फिर दो अलग अलग बैंकों से अपन ट्रांजेक्शन करें, दोनों सेपरेट ट्रांजेक्शन है, चाहे हमारा पर्पस दोनों को यूज करना इक्विवेलेंटली हो, लेकिन दोनों सेपरेट ट्रांजेक्शन है अपने आप में, तो दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा, ठीक है। जो पुराना लोन है वो तो करंट रहेगा और जो नया लोन है वो नॉन करंट में चला जाएगा, सिंपल। will the answer be different if new facility is not yet tied up, ठीक है, ये नई फैसिलिटी है वो अभी तक टाई अप नहीं की, हमने जाके एप्लीकेशन दे दी बैंक को 31 मार्च से पहले, लेकिन बैंक ने अभी तक 31 मार्च तक है उसका कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, विद द एग्जिस्टिंग बैंक, बट द एंटिटी हैज द पोटेंशियल, अरे पोटेंशियल है तो वो अपने पास रखो भाई, अपन तो ट्रांजेक्शन क्या हुआ है उसका वो जो है शो करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब हो सकता है आपकी पोटेंशियल कितनी हो, डजेंट मैटर, हम उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो जो आपके एक्चुअल में कांड किए हुए ना वो ही जाने हैं, ठीक है, तो आपको एक्चुअल पे फोकस करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पैरा नंबर 69 यूज हुआ है इंडेस वन का, जो कि डिफाइन करता है करंट लाइबिलिटीज को कुछ इस तरह से, ये एक्सपेक्ट है टू सेटल द लाइबिलिटी इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यह होल्ड करेगी लाइबिलिटी को प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन आपको ऊपर बता दी थी, अब ये यहाँ पे आई है, ठीक है। हाँ करंट और नॉन करंट की दोनों सेम है, बस उल्टी है एक दूसरे की, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सपेक्ट टू सेटल है, ठीक है, ठीक है, द लाइबिलिटी इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, वहां पे क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगा,
यहाँ पे लाइबिलिटी प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग है, वहाँ पे असेट हो जाएगा। लाइबिलिटी इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ है, तो यहाँ पे असेट हो जाएगा। और ये लास्ट वाला क्या है, अनकंडीशनल राइट है टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी, यानी कि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है कि अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमेशा लाइबिलिटी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। और जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है तो वो भी होगी। अकॉर्डिंगली फॉलोइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ लोन इन द गिवन सिनेरियो, यहाँ पे लोन ड्यू नहीं है, ठीक है, इसीलिए यह क्या होगा, नॉन करंट। ओके, यहाँ पे यस आंसर डिफरेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे रोल ओवर है वो एग्रीड हुआ है आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, और इसीलिए हैंस ये हमेशा क्या होगा, करंट क्लासीफाई होगा, सिंपल। थर्ड क्या बोलता है, यस जो लोन फैसिलिटी है वो अरेंज किया है न्यू बैंक ने एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रीफाइनेंसिंग, तो ये रीफाइनेंसिंग तो भी नहीं है, तो वो करंट वाली क्या रहेगी, जो हमने अब पहले ले रखी थी वो हमें आज की डेट में करंट रहेगी ही, ठीक है, दोनों के केस में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, दिसंबर 2001 की बात है, एक एंटिटी है वो एक लोन अरेंजमेंट में एंटर करती है, लोन है वो रीपेबल हो जाता है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर, कितने में, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर है वो रीपेबल हो जाता है फ्रॉम दिसंबर 2005। तो एक जो लोन कोवेनेंट है वो ये है कि अमाउंट रिक्वायर्ड टू द लोन अमाउंट शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोमोटर्स, तो वो कंट्रीब्यूट किए जाएगी प्रोमोटर्स के द्वारा। मतलब जब हम बैंक के पास लोन लेने गए तो बैंक ने बोला कि मैं आपको लोन दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ कंप्लाई करनी पड़ेगी, क्या, कि विद इन 3 मंथ या 6 मंथ या फिर जैसे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको ऑपरेटर जो आपके प्रोमोटर्स हैं उससे इतनी फंडिंग तो एटलीस्ट ऑब्टेन करनी पड़ेगी, तभी आपका लोन रहेगा, अदरवाइज वो इमीडिएटली रीपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा। अब यहाँ पे है वो दिसंबर तक का टाइमलाइन था कि फ्रॉम दिसंबर वन ऑफ द लोन कमिटेड है, ठीक है, वो प्रोमोटर को लेके आना था 24 मार्च 2002 तक, लेकिन वो अब डिमांड के ऊपर रिपेबल हो गया। एज ऑन March 24, अभी 31 नहीं है, ये इससे पहले की बात है, ठीक है, एंटिटी डज नॉट बीन एबल टू गेट द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, और वो 24 मार्च तक है वो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन नहीं ले पाई, इसीलिए 25 मार्च को एंटिटी ने बैंक को अप्रोच किया और उनको बोला यार हमको थोड़ा ग्रेस पीरियड दे दो, मालिक हमें थोड़ा ग्रेस पीरियड दे दो, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमें थोड़ा टाइम दो, हमें प्रोमोटर को मना दो ताकि वो कंपनी में पैसा लगाए, ठीक है, और बैंक उसे 3 महीने का और एडिशनल टाइम दे देती है। तो यहाँ पे कोई डिफॉल्ट हुआ नहीं, यहाँ कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, बैंक ने खुद से अपने आप से ग्रेस पीरियड दे दिया है, तो इसीलिए ये चलेगा। और सिंस यहाँ पे ग्रेस पीरियड मिला है तो फिर ग्रेस पीरियड अपन को 31 मार्च के अकॉर्डिंग क्या लाइबिलिटी है वो फिर आफ्टर ही है, अभी नहीं है। ओके, तो बताओ कि एंटिटी क्लासीफाई कैसे करेगी लोन को, ये पढ़ो देखो। पैरा 75 इंटरनली प्रोवाइड करता है कि एंटिटी क्लासीफाई करेगी लाइबिलिटी को एज नॉन करंट इफ द लेंडर एग्रीड बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ ग्रेस एंडिंग एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। लेकिन जो ग्रेस पीरियड है ना वो एटलीस्ट आपका कितना होना चाहिए, टू ग्रेटर देन 12 मंथ आफ्टर होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में मान लेंगे कि हाँ अब तो 12 महीने तक बैंक किसी भी केस में हमसे लोन का रीपेमेंट मांगेगी नहीं, लेकिन 3 महीने बाद में अगर आप पूरा नहीं कर पाते हो तो बैंक तो आके खड़ी हो जाएगी आपके घर के आगे और उस टाइम कहेगी लाओ हमें पैसे दो। तो फिर क्या करोगे, आपको 3-4 महीनों में लाइबिलिटी आ जाएगी, और अगर अपन उसको करंट ने दिखा के नॉन करंट दिखाता है तो वो प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो 12 मंथ का अगर ग्रेस पीरियड मिल रहा है आपको एटलीस्ट तो चलेगा, ठीक है, तो नॉन करंट दिखाओ, अदरवाइज आपको क्या दिखाना है, इसको करंट ही दिखाना है, क्लासीफाई किस में करना है, करंट में। सेकंड क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा नॉन करंट कंडीशन, क्यों, कि बिकॉज यहाँ पे बोला था कि प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उसको टाइम पूरा मिल गया था, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि क्या बोलता है, कंपनी ए है उसने लॉन्ग टर्म लोन लिया है कंपनी बी से, इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2001 देयर हैज बीन ए ब्रीच ऑफ मटेरियल प्रोविजन ऑफ अरेंजमेंट। तो जो एक मटेरियल प्रोविजन था, ठीक है, उसी का क्या हो गया है, ब्रीच हो गया है। वो भाई ब्रीच मतलब कि कानूनन उल्लंघन किया गया है, और आपने उल्लंघन किया है इसीलिए आपके ऊपर इमिडिएटली रीपे करने की लाइबिलिटी पक्का आएगी, और अगर आ जाती है और ग्रेस पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा का नहीं है तो वो क्या होगी, करंट होगी। चलो पढ़ते हैं। कंपनी ने स्टार्ट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्रूव हो गया है ऑन द इश्यू इन द मंथ ऑफ जून,
In the month of 2002, both the companies agreed that the payment will not be demanded immediately as a consequence of breach. तो बताओ करंट या नॉन करंट क्या क्लासिफाई करोगे? ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो कुछ बोला कि 12 मंथ या उससे ज़्यादा ग्रेस पीरियड है, नहीं है। डिफॉल्ट हुआ है ना, हुआ है। रीपेमेंट हुआ। अब भी नहीं मांग रहा तो क्या हुआ, कल मांग लेगा, परसों, 2-4 दिन बाद में, एक हफ्ते बाद, 1 महीने बाद मांग लेगा, बट मांगेगा तो सही ना। तो इसीलिए ब्रीच जो होता है मटेरियल प्रोविजन का, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का, ऑन और बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड विल द इफेक्ट फ्रॉम द लाइबिलिटी बिकम्स पेबल ऑन डिमांड। तो यह क्लासिफाई करेगा लाइबिलिटी को करंट इवन इफ द लेंडर एग्रीड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड बिफोर द ऑथराइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इश्यू। कि वो चाहे लेंडर ये बोल दे कि मैं पेमेंट नहीं मांगूंगा, स्टिल यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी तो आ गई है, और लाइबिलिटी आ गई है, फिर अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो वो तो गलत प्रेजेंटेशन हो जाएगा ना। इसीलिए आपको करना होगा, और आपको इसको क्या करना होगा, करंट में क्लासिफाई करना होगा। ओके, अभी तक के थ्योरी क्वेश्चन अपने डिस्कस किया। अब आगे अपना करेक्टेड इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो चलो चलते हैं इसमें भी। यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, आपको एसेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है और कुछ क्लेम्स दे रखे हैं जो कि एसेट के अगेंस्ट में है। अगेन मैं इसको थोड़ा ना अच्छा क्वेश्चन कहूँगा, ये गुड क्वेश्चन है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होना है ना, वो रियली अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो पक्का कुछ ना कुछ तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करोगे ही, ठीक है। करेक्ट किसी का भी नहीं होगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कमियां हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि असेट है, असेट के अंदर कैश इतना है, ठीक है, कोई बात नहीं। कैश इक्विवेलेंट इतना है, कोई बात नहीं। एनसीआई है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है फॉर द ईयर, कि पूरे साल का जो है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, वो इतना है। ओके, ग्रेट। डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बाय ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड है और एक दूसरी कंपनी और कौन सी है, नहीं, ए लिमिटेड ये उसका 2000 के ईयर का ड्राफ्ट है और ये 2001 का ड्राफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल है, फिर कॉस्ट पे और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। ये दोनों ना, एक चीज ध्यान रखना, ये मेरे से भी गलती हुई थी, ये दोनों सेपरेट एसेट है। क्या है? सेपरेट एसेट है, दोनों सेपरेट इन्वेंट्री है, ठीक है। ये नहीं कि कॉस्ट ये है और फेयर वैल्यू ये है तो आप दोनों में से कम लो, नहीं, ये वो वाली नहीं है। कॉस्ट पे इन्वेंट्री अपनी अलग है, फिर एक इन्वेंट्री है उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अलग है, तो ये दोनों अलग अलग इन्वेंट्री है, ठीक है। फिर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना है और पीपीई की कॉस्ट क्या है, सिंपल। फिर आता है क्लेम अगेंस्ट एक्सपेंसेस कितना है। क्लेम अगेंस्ट एक्सपेंसेस की बात करूँ तो डेप्ट इतना है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डेप्ट इतना है, शेयर कैपिटल इतना है, रिटेन अर्निंग इतना, प्रॉफिट इतना, एनसीआई accumulated depreciation provision for doubtful debts, trade payables, accrued expenses, warranty expenses, environmental restoration provision, provision of accrued leave, dividend payable, etc. टोटल इतने हैं। ओके, करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन के साथ में, ठीक है, क्या करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन के साथ में अपन को यहाँ पे बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है एज पर इंडियाज। एंड अज्यूम कीजिए कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो भी 12 मंथ है। इट मीन्स जो 12 मंथ के अंदर अंदर होगा वो हमारा क्या होगा, करंट, और उसके बाहर जो होगा वो हमेशा नॉन करंट होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और फिर अपन बनाते हैं साथ साथ में, मैं ये बना के भी दिखाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। आई डोंट वांट कि आप लोगों को कोई दिक्कत आए इसमें। ओके, जब अपन इंडेक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले फॉर्मेट क्या है, देखो फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एसेट साइड होती है, एसेट्स में आती है नॉन करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट ये दो मेन हेडिंग है एसेट्स के अंदर अगर अपन देखते हैं तो। नॉन करंट एसेट में जो अगेन फिर सब हेडिंग आती है वो आती है सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, फिर आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया, ठीक है, आपका CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद में हो गया आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, आपकी बायोलॉजिकल एसेट हो गई। तो ये गुडविल हो गई, ये सारी सब हेडिंग्स इसमें जनरली आती है। देन आ जाता है मेरा करंट एसेट। यहाँ पे एक फिर सेकेंड हेडिंग में आपका यहाँ पे नॉन करंट में ही फाइनेंशियल एसेट भी आ जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट के अंदर सेम क्लासिफिकेशन होगा जो अभी अपन नीचे देखेंगे। फिर आती है आपकी करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर क्या क्या होंगे, आपकी
सबसे पहले होती है इन्वेंट्री, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट यहाँ पे ना एक टैक्स वैक्स वाले एलिमेंट आता है, वो मैंने नहीं बोला है, वो भी आप कंसिडर कर लेना अगर आपको चाहिए हो तो, ठीक है। डेफर्ड टैक्स वगैरह एसेट आ जाती है। फाइनेंशियल एसेट आ गई। इसके अंदर सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। एंड क्या अब क्या यहाँ पे आ जाता है, कैश एट बैंक। ये सारे सब कैटेगराइजेशन इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आ गई आपकी यहाँ पे करंट टैक्स एसेट, और उसके बाद में आता है आपका यहाँ पे लास्ट जो क्या है अदर करंट एसेट। गॉट इट। अब यहाँ पे भी मैंने कुछ आइटम मिस किए हैं, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, वो यहीं पे लिख देता हूँ मार्क करके। कौन कौन से आइटम थे। फाइनेंशियल एसेट में सेम क्लासिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा। फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स एसेट और फिर अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है। ये सिर्फ एसेट साइड का क्लासिफिकेशन है जो कि इंडियस की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर इनका टोटल आ जाएगा यहाँ पे एसेट साइड का, ओके। उसके बाद में आता है हमारा लाइबिलिटी कंपोनेंट, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका इक्विटी, और इक्विटी के अंदर आता है शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। गॉट इट। ये यहाँ पे अमाउंट आ जाते हैं, और फिर और भी आइटम आते हैं लाइक जैसे शेयर एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट, तो वो सारे आते हैं, उसको इग्नोर करना हूँ मैं क्योंकि वो जनरली अपने कहीं नहीं पूछते हैं। फिर यहाँ पे लाइबिलिटीज का आता है। लाइबिलिटीज अगेन नॉन करंट और करंट के अंदर क्लासीफाई होती है। तो एग्जांपल के लिए नॉन करंट ले रहा हूँ मैं सबसे पहले, एग्जांपल का यही होता है, नॉन करंट लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है यहाँ पे आती है अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लाइबिलिटीज होते हैं ना, वो तभी होते हैं क्योंकि हमारी कैश में पे करने की ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो वो सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में आ जाती है। ये फिर अगेन सब पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज द बोरोइंग्स, ठीक है। और बोरिंग्स होते हैं, और ट्रेड पेबल्स हो गया, एंड एक और है वो है अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ओके डन। उसके बाद में सेकंड आता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, एंड उसके बाद में जो लास्ट आता है वो आता है अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं बस आपको बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में मैप हो जाए कि किस तरह से ये पूरा चलता है। और ये पूरा कवरेज किया है, लगभग सारे एलिमेंट इसमें कवर है। कोई एक आधा छूट गया हो गलती से तो वो बात अलग है, बाकी मैक्सिमम सारे इसमें कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। करंट की बात करूँ मैं तो करंट में फिर क्या होता है, करंट में भी सेम ही यही ये जो है ना ये वाला पोर्शन ये एकदम सेम है, बस करंट हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में अगेन ट्रेड पेबल, फिर आगे आपका ट्रेड पेबल, फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो जाएगी ना यहाँ पे, सॉरी बोरिंग्स के अंदर लेना था सबसे पहले, लेकिन ये बोरिंग्स कौन सी है, जो कि करंट वाली है, ठीक है। उसके बाद में आ गया आपका ट्रेड पेबल, फिर आ गया अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, उसके बाद में आ गया सॉरी उसके बाद में आ गया यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। उसके बाद में क्या बचता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ गया यहाँ पे मेरा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बाद में आ गया करंट टैक्स लाइबिलिटी,
एंड लास्ट आ जाता है अदर करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पे हम इनका टोटल कर देते हैं। जब भी कंसोलिडेशन का भी क्वेश्चन आता है ना, तो ये फॉर्मेट आपको बहुत काम करेगा, ठीक है। जो कि सबसे बड़ा 20 मार्क का सबसे पहला क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, हालांकि अभी 1-2 अटेम्प्ट से ऊपर नीचे हो रहा है वो। ये आ गया मेरा टोटल लाइबिलिटी साइड का, गॉट इट। तो ये मेरा पूरा बैलेंस शीट का सिर्फ आइटम्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ओके। तो अपन को यहाँ पे ड्राफ्ट क्या करनी है इस क्वेश्चन में, हमें करंट और नॉन करंट के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट ही ड्राफ्ट करनी है, ठीक है। बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी है। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट को। सबसे पहले देखो, ऊपर ही ऊपर सबसे पहले अपना आइटम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, ये वाला ही है ना। अभी मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि इसी रहे। अब ये वाला है, ठीक है। पीपी, पीपी का देखो कितना बैलेंसेस आ रहे हैं यहाँ पे। पीपी का बैलेंस आ रहा है आपका, पीपी का बैलेंस आ रहा है आपका यहाँ पे, पीपी का बैलेंस आपका यहाँ पे आ रहा है 5200 एंड 4700, ये वाला देखो, दिख गया, ये हमारी पीपी का बैलेंस है। अब पीपी का बैलेंस तो दिया हुआ है, लेकिन नीचे आपको एक आइटम भी देखना है, क्लेम अगेंस्ट में दिखा रखा है कि ना, यहाँ पे आपका खर्चा भी है। क्या है खर्चा, मतलब कि प्रोविजन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पीपी का, ये वाली अमाउंट से। तो पीपी में से हमेशा रिड्यूस होता है ये, चलो रिड्यूस करके दिखा दो। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट दे रखी हो और आपको ईयर एंड पे निकालनी है, ऐसा नहीं है। ये सिंपली आपको इसी दिन की बोल रहा है और बस ये कह रहा है कि ये तो मैंने सिर्फ आपको डिटेल्स दी है, मेरे को इसके बेसिस पे बैलेंस शीट बना के दिखाओ, ठीक है। तो हमने बैलेंस लिया, ठीक है। ये था 5200 और 1610 का इस पे डेप्रिसिएशन था, तो कितना आया, यहाँ पे लिख देता हूँ 2012 और यहाँ पे आ गया 2000। तो 5200 माइनस 1610, ये आ गया मेरा 3590, कितना 35, 5200 में से 1610 गया तो ये आ गया मेरा बैलेंस 3590 का, ठीक है। सेकंड केस क्या था, 4700 मेरा ये बैलेंस था माइनस 1240 रुपये, तो 3460 मेरा बैलेंस आ गया है यहाँ पे, 3460, गॉट इट। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट की। इंटेंजिबल एसेट है क्या इस क्वेश्चन में, देख लो एक बार, मैं एक बार आइटम फिर से थ्रू कराता हूँ। कैश, कैश, एनसीआई, डिविडेंड, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपी, मतलब यही है नॉन करंट के अंदर, बाकी सारे तो करंट आइटम है, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है, तो बाकी सब मैं डैश डैश मार दूँ। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो खाली होता है ना वो अपन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे को एक बार आपको ओवरऑल समझाना था कि क्या क्या आइटम हो सकते हैं, तो उनको अपन ऐसे से लिखते चलेंगे। अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो एज इट इज़ वैल्यू आएगी 3100 एंड 3100, तो लिख दो भाई 3100 एंड 3100। मैं थोड़ा इसको नीट एंड क्लीन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आपको समझा सकूँ कि मेरी जो जो आइटम कवर हो गया उनके ऊपर टिक लगा दें, ठीक है। अभी मेरा ये वाला आइटम कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, और नीचे जाके एक डिप्रिसिएशन वाले को मैंने अकाउंट फॉर कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अभी हम कुछ नहीं किए हैं, ओके। यहाँ पे मेरा जो पार्ट है फाइनेंशियल एसेट, ये कुछ भी नहीं है, सब में टेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नॉन करंट एसेट का टोटल आ जाएगा, ओके। अब चलते हैं अपन करंट एसेट के अंदर। करंट एसेट में सबसे पहला आइटम है इन्वेंट्री का, तो देखो भाई इन्वेंट्री आ रही है, क्या इन्वेंट्री आ रही है, मैंने अभी आपको बताया था कि इन्वेंट्री जो है ना वो कॉस्ट और एनआरवी ये दोनों अलग अलग सेपरेट इन्वेंट्री है, सेम इन्वेंट्री नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों को ऐड करना है, ये नहीं कि कॉस्ट इतनी है एनआरवी इतनी है तो दोनों में से जो लोअर है वो ले लेंगे, ये दोनों दूसरी इन्वेंट्रीज की बात करते हैं, ठीक है। तो 1500 और 180 और 1650 और 130, तो 1500 और 180 हो गया 1680 रुपये, ठीक है। और वही बात करूँ मैं 1650 और 130, ये हो गया मेरा 1780 रुपीज़, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1780 रुपीज़, गॉट इट। कुछ है इसमें नहीं। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि बोलता है ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। अब देखो ट्रेड, ये दोनों आइटम भी मेरे हो गए, यहाँ पे भी मैंने टिक लगा देना है,
ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इसके ऊपर ये रहा अकाउंट रिसीवेबल दिखा रहा है 2300 एंड 1800 का, लेकिन रुको जरा, यहाँ पे नीचे जाके देखो क्लेम अगेंस्ट एक्सपेंसेस में क्या आ रहा है, ये वाला अमाउंट देखो, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, तो ये हो गया 265 का। तो अकाउंट रिसीवेबल में से यानी कि डेटर के बैलेंस में से प्रोविजन रिड्यूस होगा। ओके, तो अब कितना बैलेंस आ रहा था ऊपर, अकाउंट रिसीवेबल का आ रहा था 2300 माइनस यहाँ पे प्रोविजन कितना आया 200 का, तो 2100 का बैलेंस है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स का। ओके, वही मैं बात करूँ इसके लिए, दैट इज 65 का यहाँ पे ये है, और इसके ऊपर जाता हूँ मैं तो 1800 का बैलेंस था, तो 1800 माइनस 65 यानी कि 1735 का बैलेंस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट। अब बात करते हैं, ये भी मेरा हो गया एंट्री। अब है ये डिविडेंड और एनसीआई, इनको एक बार मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका एडजस्टमेंट किस में होगा, अदर इक्विटी के अंदर होगा, ठीक है। अभी देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्या, कैश इतने एंड कैश इक्विवेलेंट इतना, प्लस कर दो 250 प्लस 70, ये फाइनेंशियल एसेट में आ गया 320 का अमाउंट। थ्री ट्वेंटी, और नेक्स्ट है यहाँ पे 170 प्लस 30 यानी 200 रुपीज। गॉट इट। अब इसमें ये हमारा ये हो गया, बाकी कोई भी यहाँ पे अपन को डिटेल नहीं दे रखी है क्योंकि अपनी एसेट वाली साइड कंप्लीट हो गई है अभी, ठीक है। सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन्स बचे हैं ये वाले, इनको छोड़ के अपन ने बाकी सारे यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं। ओके, अब चलते हैं नीचे वाली साइड में, यहाँ पे भी हमने प्रोविजन को एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, और उसके अलावा अभी तक अपन ने इन आइटम्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है एज ऑफ नाउ। ओके, तो चलो अब इनकी बारी आती है। यहाँ पे अपना ये हो गया सारा, एक बार टोटल मान लो कितना आ रहा है सारा। ओके, 3590, 3100, 1680 एंड 2100 एंड 320, ये हो गया 10,790 रुपीज। ओके, और इसका टोटल कितना आ रहा है 3460, 3100, 1780, 1735, 200, तो ये हुआ 10,275। डन। अब देखो लाइबिलिटीज एंड इक्विटी में आता है, इक्विटी में तो कभी कोई चेंज होता ही नहीं है, तो इक्विटी तो एज इट इज उठा लेनी है अपन को। क्या चीज, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने के, 1130 और 1050, उठा लो भाई ऐसे ही, 1130 और 1050। ओके, अब उसके बाद में देखो बाकी आइटम्स पे फोकस करो। यहाँ पे दे रखा है सबसे ऊपर लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो 500 करोड़ ड्यू होता है 1 जनवरी में ईच ईयर को। आज मैं 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहा हूँ, और 1 जनवरी जो आगे आने वाली यानी कि 9 महीने बाद में मेरे को 500 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे। इट मीन्स ये मेरे 9 महीने में पेमेंट होने वाला है। ये वाला एलिमेंट मेरा क्या है, करंट है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये बोल रखा है कि 3885 का और 3300 का बैलेंस 31 मार्च को था, ठीक है, और उसमें से भी 500 दोनों में ही, ये नहीं कि सिर्फ इसमें, इसमें भी और इसमें भी, ये जो 500 इनमें इंक्लूडेड है वो सिर्फ 9 महीने बाद में पेबल है। तो बताओ इनकी ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो इनमें से 500 500 कम करते हैं, और ये 500 कहाँ ले जाते हैं, शॉर्ट टर्म डेप्ट के अंदर लेके चले जाते हैं। ओके, तो बताओ कितना था ये अमाउंट, 3300, 3300 में से 500 गए तो कितने बचे, ये बचे हमारे 2800 के। तो यहाँ पे देखो बोरिंग्स के अंदर जो अपन देख रहे हैं अमाउंट, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2800 का एक तो ये कर देंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट का, और यहाँ पे कितना करेंगे 3885 है ना, 500 कम करो, ये हो गया 2885, ऐसे कैसे 3885, 3385 का यहाँ पे ये मेरा बैलेंस आ गया है, ठीक है, 3385 का मेरा ये बैलेंस यहाँ पे आ गया है। ओके, मैंने अभी एक बार इसका एडजस्टमेंट भी कर दिया है। ओके, अब देखो सेकेंड है इंटरेस्ट अक्रूड हो रखा है लॉन्ग टर्म डेब्ट पे। ये जो इंटरेस्ट है ये मेरा क्या होगा, मेरा करंट लाइबिलिटी है, ठीक है, मेरे को अभी पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, करंट लाइबिलिटी है ये मेरा, और करंट लाइबिलिटी है तो मैं इसको करंट में शो करूंगा, राइट, किसके साथ में, 500 प्लस 260 यानी कि 760 इसका, और
500 प्लस 290 790 इसका है, वो मेरा करंट लाइबिलिटी है। ओके, तो ये मैं कहाँ ले जाता हूँ, 760 और 790, तो ये आ गया मेरा नॉन करंट है। अब मैं यहाँ पे करंट में आया, करंट के अंदर बोरिंग्स ये रही, तो 760 ये है एंड 790 ये है। डन, मेरा ये भी ट्रीटमेंट हो गया। तो अब ये दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रखे हैं। ओके, शेयर कैपिटल का भी मैंने कर दिया है। उसके बाद में आते हैं नीचे, ये रिटेन अर्निंग प्रॉफिट और एनसी इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे को अदर इक्विटी को भी देखना है, बाकी उसके अलावा बाकी सब आइटम को पहले ले रहा हूँ। ट्रेड पेबल दे रखा है और अक्रूड एक्सपेंसेस दे रखा है। तो ट्रेड पेबल मतलब मेरी ट्रेड की मतलब मेरी बिजनेस में पेबल है, और अक्रूड एक्सपेंसेस मतलब मैंने एक्सपेंसेस इनकर कर लिया लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो एक तरह से वो भी मेरे ट्रेड पेबल ही है। तो मैं इन दोनों आइटम को साथ में मर्ज करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, कितने कितने हो गए, ये 880 और 15 यानी 895 हो गए। तो यहाँ पे मैं 895 लिख देता हूँ, और ये वाला 790 और 30 यानी 820 हो गया। गॉट इट, कुछ नहीं बचा इधर। उसके बाद में वारंटी का प्रोविजन, डी रोल का प्रोविजन, अक्रूड लीव का एंड डिविडेंड पेबल का, ये 4 एडजस्टमेंट यहाँ पे आते हैं। वारंटी प्रोविजन, एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन प्रोविजन, प्रोविजन फॉर अक्रूड लीव एंड डिविडेंड पेबल है, वो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। सिंपल, चलो कोई बात नहीं। अभी देखो वारंटी प्रोविजन, देखो वारंटी का प्रोविजन है उसका कि आपको एक लाइन लिखी हुई है, फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। आज अगर मैंने माल बेचा है तो 12 महीने तक मेरी वारंटी की ऑब्लिगेशन है। तो बताओ ये करंट होगा या नॉन करंट होगा, सिर्फ 12 महीने तक की लाइबिलिटी है ना। कभी भी अगर वो कल भी वापस लेके आ गया तो मेरे को ठीक करना पड़ेगा, तो ये मेरा करंट लाइबिलिटी है। तो चलो करंट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आया, यहाँ पे वारंटी आ जाएगा। वारंटी के अंदर कितना अमाउंट आएगा, ये वाला 645। ओके, तो मेरा अभी ये वारंटी वाला प्रोविजन भी एडजस्ट हो गया। तो जो जो मैंने कर दिए हैं मैंने उनके आगे राइट टिक लगा दिया है ताकि उनको वापस से नहीं देखना पड़े। अब एक इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन प्रोविजन है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये एक्सपेक्टेड है 2006 में, और अभी अपन 2000 और 2001 में खड़े हैं, तो अभी तो इसकी कोई लाइबिलिटी है नहीं मेरे ऊपर। तो ये क्या होगा, नॉन करंट है, 5 साल बाद में है या 4 साल बाद में है। तो इस केस के अंदर फिर अपन वापस से नॉन करंट में आते हैं। नॉन करंट में ये जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है इसके अंदर आ जाएगा ये इन्वायरमेंटल वाला। तो कितनी अमाउंट है, इन्वायरमेंटल की है 765 और 640 डन। उसके बाद में प्रोविजन फॉर अक्रूड लीव, अक्रूड लीव आपने ले रखी है उसके लिए आपने प्रोविजन किया है, तो ये तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है अगेन, तो ये भी कितने जाएगा, इसमें ही जाएगा। अब एक चीज बताऊं, ये अक्रूड लीव का जो प्रोविजन है ये रियल में कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब एक तरह से एक्सपेंस को अगले साल ट्रांसफर किया उन्होंने, तो ये मैं अदर करंट लाइबिलिटी में भी दिखा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, 35 और 25 का बैलेंस मैं इधर दिखा देता हूँ, 35 और 25 का बैलेंस। गॉट इट। इसके अलावा ये बोल रहा है कि डिविडेंड पेबल है, मतलब मैंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, अब मेरे को पे करना ही पड़ेगा, तो ये भी मेरी लाइबिलिटी है, अभी तक पे नहीं किया है तो ये भी मेरा अदर करंट लाइबिलिटीज का ही पार्ट होता है। तो इन दोनों को मर्ज करके भी दिखा सकते हैं, मैं यहाँ पे इंडिविजुअली लिख देता हूँ, या आप टोटल कर लेना इसका। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, इसका भी मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया है। ठीक है, अब बचा कौन से, 3 चीज़ें तो ये बची हैं और 2 चीज़ें ऊपर बची है। ठीक है, ये वाली आइटम्स मेरी पेंडिंग हैं। तो देखो अब इनका क्या ट्रीटमेंट होगा। रिटेन अर्निंग आपको बिगिनिंग में दे रखी है, करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, तो रिटेन अर्निंग में हमेशा अपन ऐड करते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई। दूसरा बोल रखा है कि जो एनसीआई का बैलेंस है ना, वो कब का दे रखा है आपको, 31 मार्च, मतलब आज की डेट में एनसीआई का इतना बैलेंस है। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर अगर मैंने उसे कुछ प्रॉफिट डिविडेंड दे रखा है तो वो सारा इस वैल्यू के अंदर क्या है, एडजस्टेड है। मेरे को माथापच्ची अभी नहीं करनी है कि एडजस्ट करूँ क्या, वो अगर मैं आज का ही बैलेंस दे रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस दे रहा हूँ, तो मतलब उसके अंदर सारे ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन कवर्ड है। ओके, तो ये एनसीए के लिए ना ऊपर 2 लाइनें दे रखी थी कि एनसीए का प्रॉफिट इतना है और उनको डिविडेंड इतना गया था। तो बताओ इसका कोई एडजस्टमेंट होगा क्या, अगर मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस ही दे रहा हूँ तो। अगर मैं ओपनिंग देता तो बात अलग थी, आप सबका एडजस्टमेंट करते, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे एज इट इज़ वैल्यू उठानी है। ओके, अभी मैंने बैलेंस शीट का क्लासिफिकेशन तो दिखाया, लेकिन यहाँ पे एनसीआई कहीं नहीं दिखाया। ठीक है, तो एनसीआई कहाँ आती है, नॉन करंट और करंट, नॉन करंट के अंदर ही है ना, यहाँ पे आपकी साइड बाय साइड बीच में
एक एनसीआई का एलिमेंट और आ जाता है, ठीक है। तो एनसीआई यहाँ पे कितनी आएगी, जितनी वैल्यू इसने बता रखी है कि एज ऑन डेट इतनी ही है हमारी, कहाँ चली गई, ये रही एनसीआई की वैल्यू, ये रही 830 एंड 540, 830 एंड 540, ओके। और इसके अलावा रिटेन अर्निंग एंड अदर इक्विटी कितनी है, वो देखो सीधा ये जोड़ लो, 1875 प्लस 1200, तो ये होगा 3075। इसका एक बार मैं आपको नोट भी दिखा देता हूँ आंसर में जाके, रिटेन अर्निंग का। ये देखो, ये है अदर इक्विटी, ठीक है। अदर इक्विटी के अंदर बोला कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है, वो करंट ईयर का प्रॉफिट इन्होंने ऐड किया, 1875 था प्लस 1200 किया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में कहा ये तो प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट होगा ना, है ना। मैंने एनसीआई को भी तो कुछ दिया है, क्या दिया है, मैंने एनसीआई का प्रॉफिट रिड्यूस करना है यहाँ पे, तो 160 वो, क्योंकि एनसीआई का बैलेंस क्लोजिंग पे है, ये कोई वो इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको जो प्रॉफिट दे रखा है वो पूरे साल का है, और अभी अपन को सिर्फ पेरेंट का शेयर निकालना है कि कितना आ रहा है। तो पेरेंट का अगर मैं निकालूंगा तो मैं यहाँ पे एनसीआई का प्रॉफिट रिड्यूस कर दूंगा, राइट। साथ साथ में जितना डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे कर दिया है वो वाली लाइबिलिटी भी मेरी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मेरा कितना क्लोजिंग बैलेंस बचता है, देखो यहाँ पे आया मैं 1875 प्लस 1200 माइनस ऊपर वाले दोनों आइटम आप प्लेस कर दो, 160 और 90 माइनस 160 माइनस 90, तो यह मेरा 2825 का यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, ओके। किसका, अदर इक्विटी का। ये नोट्स आप एक बार देख लेना क्वेश्चन से, बाकी मैंने यहाँ पे सारा आपको एक एक एक्सप्लेन करके बताया। 2825 का अमाउंट मेरा इधर आ गया, और ये वाला है 1806, वेट, ये आ गया मेरा 1740 प्लस 830, तो ये वाला जो अमाउंट था वो मैंने ले लिया, सॉरी ये वाला अमाउंट, एंड ये आ गया मेरा 2570। इसमें से मैं क्या करूँगा, सिंपल ये ओपनिंग वाले लेस कर दूंगा, माइनस 150 जो एनसीआई का शेयर था, ओके। तो 2350 मेरा इसका बैलेंस आ गया, कितना, 2350। अभी एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट का टोटल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो मतलब अपना क्वेश्चन लगभग सही होना चाहिए, फिर अपन इसको एक बार स्टडी मेट से मैच कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कम कर रहा हूँ अभी, ताकि टोटलिंग में ईजी रहे, ठीक है। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा कितना था यहाँ पे, 1130 प्लस 2825 प्लस 2800 प्लस 765 प्लस 830 प्लस 760 प्लस 895 प्लस 600 प्लस 35 प्लस 150, तो ये आया मेरा 10790 का टोटल। वही मैं जब बात करूँ इसकी इधर वाले की, 1050 2350 3385, उसके बाद में आया 640, फिर आया 540, फिर आया 790, फिर 820, फिर आया 445, फिर आया 25, फिर 230, 10275, ये आया इसका टोटल, ठीक है। अभी देखो एक बार ऊपर आके देखो, 10790, ओके, 10275, 10790 एंड 10275, मतलब कि हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया। और ये पूरी देख लो आपकी बैलेंस शीट है एज पर इंडियाज के अकॉर्डिंग, इतनी बड़ी बैलेंस शीट गई है। हालांकि इसमें कई आइटम्स इग्नोर कर सकते हो आप, जो कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं होता है। बाकी एक बार मैं आपको आंसर का प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ अब आईसीएआई का क्या है, ओके। देखो, अब इन्होंने क्या किया, जो रेलेवेंट हेडिंग है सिर्फ उनको रखा, बाकी को नहीं रखा है, ओके। लेकिन हमें इनिशियली फिर पता नहीं चलेगा ना कि क्वेश्चन में कौन सी हेड नहीं है। तो मैं मेरे केस में जब मैं आंसर करता हूँ तो मैं सारी हेडिंग्स को ही कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे पीपी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, ट्रेड एंड कैश, ये बैलेंसेस दे रखे हैं। टोटल कितना आया, 10790 एंड 10275 का। इक्विटी में शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी दे रखे हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस दे रखे हैं। और उसके अलावा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, वारंटी प्रोविजन एंड अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो ये आपको दे रखा है इन्होंने। और डिविडेंड पेबल को इन्होंने फाइनेंशियल लाइबिलिटी ही माना है। मैंने यहाँ पे गलत क्लासिफिकेशन कर दिया, मतलब ये वाला मेरा यहाँ पे गलत है। 150 एंड 230 का ये इन्होंने यहाँ पे ही माना है, 150 एंड 230 का। और ये किस में है, डिविडेंड पेबल की एक और हेडिंग इन्होंने इंसर्ट किया। मतलब आप आइटम वाइज आइटम है ना, वो उनका ट्रीटमेंट डिफर कर सकता है थोड़ा बहुत। तो अगर आप ऊपर नीचे कर भी देते हो तो इतना वो माइंड नहीं करेगा, लेकिन स्टिल फॉर प्रेजेंटेशन व्यू ये वाला ध्यान रखना कि डिविडेंड पेबल भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी का पार्ट है, ओके।
यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि ये बताओ कि कौन सा आइटम है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगा और कौन सा आपका ओसीआई में जाने वाला है। ओके, कौन सा आपका पीएनएल में जाएगा और कौन सा ओसीआई में। तो मैं आपको बताऊं कि है ना, पीएनएल में तो सारे आइटम जाते हैं जो रेलेवेंट है प्रॉफिट के लिए, ठीक है, और जो रियल है मतलब जो एक्चुअल वाले हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए कि आखिर है क्या उसके लिए बोल रहा हूँ। ओके, ये नहीं कि आपको एग्जाम में ये लिखना है क्या। ओसीआई के अंदर है ना सारे वो वाले आइटम होते हैं जो कि हमारे नोशनल होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल नहीं है अभी तक, इसीलिए वो ओसीआई में रहते हैं। जिस दिन वो एक्चुअल हो जाएंगे ना उस दिन वो पीएनएल में चले जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम उसे ओसीआई में रखते हैं ताकि नॉर्मली ये आया भी क्यों मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए मानो कि आपकी कोई फॉरेन में सब्सिडरी है, ठीक है, और फॉरेन में जो सब्सिडरी है उसका जो प्रॉफिट है, मान लो कि एक्सचेंज रेट है ना वो भयंकर बढ़ गई है, भयंकर वाली बढ़ी है, ठीक है। तो हमने जो उसकी वैल्यूएशन करते थे उसमें एक्सचेंज गेन आ गया है करोड़ों रुपए का, ठीक है। अब पहले ये पीएनएल में जाता था तो पीएनएल का जो प्रॉफिट था वो क्या हो जाता था, ऊपर चला जाता था एकदम, एक्सचेंज गेन के कारण पूरी की पूरी पीएनएल चेंज हो जाती थी, पूरी बैलेंस शीट चेंज हो जाती थी। अब इससे हुआ क्या, ठीक है, कि इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई वाह कंपनी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छा अर्न कर रही है, और शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स हैं वो एकदम ऊपर की तरफ भागते थे। ओके, लेकिन लेकिन होता क्या था कि मान लो ये एक्सचेंज रेट बढ़ी 31 मार्च को और उसके अकॉर्डिंग ऊपर चली गई, 4 दिन बाद में एक्सचेंज रेट फिर से नीचे गिर गई, कंपनी की जो वो प्रॉफिट उन्होंने बुक किया था वो अब नहीं रहा, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, इन्वेस्टर लोगों ने तो सोचा कि अरे वाह भाई ऊपर जा रहा है, मार्केट में डिमांड बढ़ी, शेयर्स की प्राइस बढ़ी, लेकिन 4 दिन बाद में कंपनी का वो जो प्रॉफिट था वो वापस से गायब होगा। गायब क्यों हो गया, क्योंकि वो नोशनल था, वो एक्चुअल प्रॉफिट तो था ही नहीं। उस दिन कंपनी ने एग्जिट सेल करके तो वो प्रॉफिट कमाया नहीं था, वो तो एक्सचेंज गेन का फ्लक्चुएशन था, कभी एक्सचेंज गेन होता है तो कभी लॉस होता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पीएनएल को दो पार्ट में बांटा कि पीएनएल एक पीएनएल रहेगा और ओसीआई एक अदर कर दिया कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। इसके अंदर वो सारे आइटम होते हैं जो कि रियल में नहीं है, लाइक मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो अपन ने रिवैल्यूएशन रिजर्व लेके आए, रिवैल्यूएशन रिजर्व लेके आए तो इससे क्या हुआ कि रीवैल्यू किया, हमें कुछ रियल में प्रॉफिट नहीं आया, कैश नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है कि हमने हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर दिया है और उसके कारण करोड़ों रुपए का बैलेंस ऊपर हुआ है, तो इसीलिए उसको ओसीआई में लेके जाते हैं। तो ऐसे सारे आइटम्स को हम ओसीआई में लेके जाते हैं। ओसीआई के भी दो आइटम होते हैं, दो सब क्लासिफिकेशन होते हैं, एक आइटम दैट कैन बी रिसाइकल और एक आइटम्स दैट कैन नॉट बी रिसाइकल। जो रिसाइकलेबल होते हैं उसे हम कभी भी पीएनएल के अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन जो रिसाइकलेबल नहीं है उनको फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एट द एंड वो रिटर्न, मतलब कि ओवर द पीरियड, जैसे एक्सचेंज गेन का हो गया या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके नॉट रिसाइकलेबल में होता है, या फिर आपने किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को डेजिग्नेट किया है एज एफवीटी ओसीआई, यानी कि फेयर वैल्यू थ्रू। आपको ओसीआई वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब अपन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को दो वे हैं डेजिग्नेट करने के। ओके, मैंने क्या कहा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ तीन चीजें हैं, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड इक्विटी। तो जो इक्विटी वाला एलिमेंट है ना उसको आप क्या कर सकते हो, डेजिग्नेट करने के फाइनेंशियल एसेट के अंदर सिर्फ दो मेथड है, या तो आप उसे पीएनएल के थ्रू ले जा सकते हो या आप उसे ओसीआई के थ्रू ले जा सकते हो। जब आप ओसी, और यहाँ पे आपको है ना इररिवोकेबल ऑप्शन दिया गया है, या तो आप हमेशा पीएनएल रखो या आप हमेशा ओसीआई रखो। आप ये नहीं है कि बीच में उठा के पीएनएल में ले जा रहे हो फिर बीच में वापस ओसीआई में लेके आ गए प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने के लिए। हाँ, एट द एंड जब आप बेचोगे तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो पीएनएल में जरूर जा सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आइटम दैट कैन नॉट बी रिसाइकल है, वो मतलब क्या है कि आप एट द एंड जब आप फाइनल सेटलमेंट हो जाता है तब आप उसे पीएनएल में ले जा सकते हो, लेकिन तब तक उसका रिक्लासिफिकेशन वगैरह है या फिर फॉर उनके अंदर जो भी वैल्यू एडिशंस होते हैं वो सारे किस में आएंगे, ओसीआई के अंदर ही आएंगे। तो इसीलिए ये थोड़े बनाए हुए हैं, अभी मैंने थोड़े आइटम आपको बोल के बता दिए हैं, बाकी के इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा आइटम पीएनएल में जाने वाला है और कौन सा ओसीआई में जाने वाला है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान क्या होता है कि जो हम एम्प्लॉयज़ को इंडेस 19 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब यहाँ पे ना हर एक चीज़ के लिए इंडेस बना हुआ है, तो इंडेस 19 है वो एम्प्लॉयज़ की जो पेमेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर उनको डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स दिए जाते हैं, जैसे कि ग्रेजुएटी का हो गया,
ठीक है, या फिर कोई और लॉन्ग टर्म प्लान्स हो गए, तो उसके अंदर उनको दिया जाता है कि आपको इतनी सर्विस कंडीशन क्वालिफाई करनी है, फिर हम आपको इतना पेमेंट करेंगे, ठीक है, हर महीने का। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, उसके अंदर उन्होंने उसको रीमेजर किया है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या कोई लॉस हुआ अभी तक नहीं हुआ, जब पेमेंट होगा एम्प्लॉयज को तब बात अलग है, अभी कुछ नहीं हुआ। तो इसका सिर्फ रीमेजरमेंट हुआ है, ये किस में जाएगा हमेशा, ये ये हमेशा ओसीआई में जाएगा, क्योंकि देखो सीधा देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, नोशनल है तो किस में जाएगा, ओसीआई में। करंट सर्विस कॉस्ट ये भी इसी का पार्ट है, इंड एस 19 का, जब आप इंड एस 19 कर लोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। लेकिन करंट सर्विस कॉस्ट है वो हर साल पीएनएल में चार्ज होती है उस ईयर का एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा पीएनएल में जाएगा। चेंजेस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर जो भी चेंजेस हैं ओसीआई। गेन एंड लॉस कोई अराइज हो रहा है, ट्रांसलेट करना मॉनेटरी एसेट का, ये इंडेस 21 का पॉइंट है, ठीक है। तो जब तक आपको इंडेस 21 समझ नहीं आता ये पॉइंट नहीं समझ आएगा, लेकिन एक बार मैं बोल देता हूँ कि अगर आपके फॉरेन ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी बैलेंस शीट को आपको क्या करना है, इंडिया के अंदर कंसोलिडेट करना पड़ेगा, बिकॉज आप पेरेंट एंटिटी और वो आपकी सब्सिडरी है या आपकी ब्रांच है, तब उसके ऑपरेशंस को वो अपने यूएस डॉलर में बना रही होगी, आप अपने आईएनआर में बना रहे हो, तो उसके डायरेक्टली तो आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, तो उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और अगर ट्रांसलेट करोगे तो ऊपर नीचे का फर्क आ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो मॉनेटरी एसेट को ट्रांसफर करते हो, यहाँ पे किसकी बात की है, मॉनेटरी एसेट की, नॉन मॉनेटरी एसेट की नहीं किया। मॉनेटरी एसेट कौन सी होती है, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, जिससे आपको कोई भी फिक्स्ड मनी है वो मिलने वाला हो, ये नहीं कि वेरिएबल, जैसे फिक्स एसेट भी होती है, ठीक है। लेकिन अब मैं बेचूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली कितना मिलेगा, तो वो मॉनेटरी एसेट नहीं है, वो नॉन मॉनेटरी है। लेकिन जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, यहाँ पे जब मैं उससे मांगने जाऊंगा ना, भाई चल मेरे पैसे दे, तो मेरे को पता है इससे मेरे को 2,000 रुपये ही रिकवर करना है, तो ये मॉनेटरी एसेट होती है मेरी हमेशा, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको ट्रांसलेट करता हूँ मॉनेटरी एसेट को फॉरेन करेंसी में, तो फिर वो जो डिफरेंस आता है वो हमेशा किस में जाएगा, पीएनएल में, ओके। और उसके अलावा कोई और होता है तो वो ओसीआई में रहेगा, ओके। गेन या लॉस अराइज होता है फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए फॉरेन ऑपरेशन, ओके, ये किस में जाएगा, ओसीआई में। और आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आपने डेजिग्नेट किया है इसे ओसीआई के थ्रू, ओसीआई के थ्रू किया है तो फिर ओसीआई में जाओ भाई। इनकम टैक्स का एक्सपेंस पीएनएल में जाता है हमेशा। एसबीपी कोस्ट यानी ये इंड एस 102 को कवर करता है, और ये भी क्या है, एक तरह से रियल हमारा क्या है, हर साल का खर्चा है रियल में, मतलब कि 3 साल बाद मेरे को पेमेंट करना है, लेकिन हर एक साल का एक प्रोपोर्शनेट खर्चा आ गया, तो ये भी मेरा पीएनएल में जाता है, ओके। तो ये मेरा था, मतलब एसबीपी कोस्ट कह सकते हो और करंट सर्विस कोस्ट कह सकते हो, ये सेम टाइप के आइटम्स होते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे करोगे ना इन इंडेक्स को, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो एक बार इन्होंने क्या किया, पीएनएल के अंदर देखो 4 आइटम, ठीक है, अपन ने भी 4 डाले थे, एक तो करंट सर्विस कॉस्ट हो गई थी, ठीक है, दूसरा करंट सर्विस कॉस्ट, दूसरा हो गया था ये मॉनेटरी एसेट वाला, तीसरा हो गया था अपना इनकम टैक्स, और चौथा हो गया था शेयर बेस्ड पेमेंट, और बाकी सारे आइटम अपने चले गए थे इसके अंदर, ओसीआई के अंदर, ठीक है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना था, बस ये बताना था कि पीएनएल में कौन सा जाने वाला है और ओसीआई में कौन सा जाने वाला है। इसके साथ में 14th नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15, और 15 के बाद में 16, 17, 18 और 19, यहाँ पे अपने फिर सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे, ओके। ये किसका बात कर रहा है, XYZ लिमिटेड की बात कर रहा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है ट्रैक्टर की पार्ट्स को, ठीक है, जो पार्ट्स होते हैं उसको करता है टू द ओईएम। अब ओईएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है एक बार बता देता हूँ, बहुतों को नहीं पता होता है, मैंने ये ऑडिट किया है तब मेरे को पता है एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे कि जितनी भी एमएनसी होती है ना, उनकी खुद की प्रोडक्शन यूनिट बहुत कम होती है, वो तो क्या करती है, वो तो गुड्स बनवाती है कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, और कस्टमर को सप्लाई करती है, और बीच में अच्छा खासा मार्जिन लेके चली जाती है। और ये मैंने कैसे लिया था, लाइक जैसे मैं बताता हूँ, फिलिप्स है, ठीक है। तो फिलिप्स क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लाइट अपने घर हर घर में लगी हुई है, ओके। तो अब ये क्या करते हैं, इसकी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, लाइक डिक्सन हो गई या फिर और हो गई, ठीक है। ये कंपनीज क्या करते हैं, डिक्सन एक लिस्टेड कंपनी है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो ये डिक्सन क्या है, ये इसका OEM है। OEM बोले तो डिक्सन का खुद का प्रोडक्शन सेंटर है, लेकिन ये मार्केट में सेल नहीं करती है, ये फिलिप्स को माल बेचती है, और फिलिप्स आगे फिर पब्लिक को बेचती है, या फिर जैसे उसको बेचना होता है वैसे बेचती है, ठीक है। अब डिक्सन की क्या यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है, उसे फिलिप्स से ऑर्डर मिलता है, ये उसका क्या है, OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और ये किसको सप्लाई करता है, फिलिप्स को, और फिलिप्स फिर आगे करती है। तो इस तरह से ये पूरा OEM का स्ट्रक्चर काम करता है।
जैसे ही उनको कोई ऑर्डर मिलता है तो उनका आईटी इतना कनेक्टेड होता है कि वो इमीडिएटली ओईएम को चला जाता है, तो यहाँ पे सप्लाई करता है कंपोनेंट ओईएम को। कंपनी डज नॉट हैव एनी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी, मतलब कोई नहीं है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे बनने वाला है, ना तो एसएफएस ना सीएफएस। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2001, अकाउंट डिपार्टमेंट है ये श्योर नहीं है कि भाई ये जो प्रेजेंटेशन वाले आइटम्स हैं इनका क्या ट्रीटमेंट करें, भाई क्या अप्रोच फॉलो करें। ओके, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है किसमें, ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स में ऑफ द कंपनी विथ रेफरेंस टू टू इंडियस, दो इंडियस के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस है वो इम्पोज की गई है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। वेरी गुड, तो जो क्वालिफिकेशन इम्पोज किया है यानी कि यहाँ पे इंडियस का कंप्लाई नहीं हुआ होगा, ऑडिटर ने अगर क्वालिफिकेशन रेज किया है, सिंपल सी बात है कि उन्होंने इंडियस को कंप्लाई नहीं किया होगा। और इंडियस के अंदर है ना ये लिखा हुआ है क्लियरली कि मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा कि वो सभी इंडियस को कंप्लाई कर रहा है, तब भी वो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट देगा मैनेजमेंट अपनी रिपोर्ट्स के अंदर कि दे हैव कंप्लाइड ऑल द इंडियस, ठीक है। और ये अनरिजर्व स्टेटमेंट होगा, मतलब ये नहीं कि वो ये लिखेंगे कि वी हैव कंप्लाइड इंडियस एक्सेप्ट फॉर इंडियस 116 या फिर ये एक्सेप्ट फॉर नहीं आएगा यहाँ पे। उनको क्लियरली बोलना पड़ेगा कि या तो उन्होंने कंप्लाई किया है या उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, उनके पास कोई थर्ड चॉइस यहाँ पे नहीं है। ओके, अब अगर ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट में क्वालिफिकेशंस दे रहे हैं, इट मीन्स उन्होंने गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया, मतलब कहीं ना कहीं कोई एरर हो सकता है। मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि भाई जो भी क्वालिफिकेशंस है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किया जाए और वो ये स्टेटमेंट शो करें कि उन्होंने इंडिया से कंप्लाई नहीं किया है। चलो इसका पहले का आंसर एक बार पढ़ा देता हूँ मैं। Yes, an entity whose financial statement comply with India's वो एक explicit and unreserved statement देगी of such compliance in the notes. An entity shall not describe financial asset as complying with India's unless they comply with the all requirement of India. Unless कि वो सारी requirement of India से comply करें, entity ये disclose नहीं करेगी कि हाँ भी उन्होंने comply किया है। Okay, second case. It is mandatory to add the word standalone before each of the component of the financial statement. चलो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो इंडियस है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो तीन टाइप के हेडिंग्स को कवर करते हैं। ओके, क्या क्या हेडिंग्स हैं, कलर चेंज किया। देखो पहला आता है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड आता है सेपरेट या फिर स्टैंड अलोन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड थर्ड आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, जब किसी कंपनी की कोई भी एसोसिएट, कोई भी जॉइंट वेंचर या कोई भी सब्सिडरी नहीं होती है, मतलब वो कंपनी अपने आप में बस एक ही कंपनी है, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं है, तो उस केस में वो हमेशा क्या बनाती है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और उसका नाम क्या होता है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर कोई कंपनी, अगर उसकी सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर होती है तो वो दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, उनको बोलते हैं एसएफएस और सीएफएस। एसएफएस में सिर्फ वो अपने ट्रांजेक्शन्स, अपनी चीज़ों को दिखाती है और सीएफएस में वो एज ए ग्रुप के दिखाती है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों तो हमेशा साथ में बनेंगे और ये हमेशा तब बनेगा जब आपका कोई है ही नहीं, आगे में है ही नहीं, ना कोई सब्सिडरी, ना कोई एसोसिएट, ना कोई जॉइंट वेंचर है, तब आपका हमेशा इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं और अदरवाइज आपका एसएफएस और सीएफएस दोनों बनेंगे। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है कि हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले क्या आपको स्टैंड अलोन वर्ड यूज करना मैंडेटरी है। तो भाई देखिए कंसोलिडेटेड में भी नहीं करना और इंडिविजुअल में भी नहीं करना, तो कोई मैंडेटरी नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। but need to disclose in the financial statement that these are individual financial statement of the company, ठीक है। तो बट उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, स्टैंड अलोन वर्ड यूज मत करो लेकिन डिस्क्लोज करो कि भाई ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ओके डन। थर्ड पॉइंट क्या है, कंपनी इज एन इंडियन कंपनी एंड प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रुपीज, ठीक है। मतलब कि रुपीज इनके क्या है, फंक्शनल करेंसी है, ठीक है। ये क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा ये, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 21 लगता है और इंडेक्स 21 है वो इसको पूरा डिस्क्राइब करता है कि फंक्शनल करेंसी क्या होती है। तो जिसके अंदर वो प्राइमरी करेंसी होती है जिसमें जो अपनी कंपनी है वो क्या कर रही है, सिंपली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दे रही है। ओके, और जो इनका प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी है। तो क्या यहाँ पे नेसेसरी है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करो कि वो रुपए में बने हुए हैं? तो हाँ, यहाँ पे शेड्यूल 3 भी बोलता है क्लियरली कि आपको मेंशन करना है
कि आपकी जो प्रेजेंटेशन करेंसी है वो कौन सी वाली है, तो ये आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा। देखो, यस, इंडियस वन entity shall display the presentation currency, डन। क्योंकि इंडेक्स 21 है प्रोमिनेंटली रिपीट करता है इट वॉज नेसेसरी फॉर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू बी अंडरस्टैंडेबल, ताकि वो ज़्यादा और मोर रिलायबल एंड मोर अंडरस्टैंडेबल हो। उसके बाद में आता है फोर्थ नंबर, दैट इज कंपनी का जो टर्नओवर है वो 180 करोड़ रुपीज़ का है एंड कंपनी प्रेजेंट करना चाहती है एब्सोल्यूट फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे ना मेटेरियलिटी की वो राउंडिंग ऑफ का आ जाता है। राउंडिंग ऑफ के अंदर क्या होता है, दो केस होते हैं, ठीक है। अगर आपका जो टर्नओवर वगैरह है, अगर वो शायद 1 करोड़ से कम होता है तो क्या होगा, और उससे ऊपर होता है तो क्या होगा, ऐसा कुछ है। मैं आपको इसका आंसर ही पढ़ा देता हूँ। बट नॉर्मली क्या होता है, जो पहले वाले हैं उसके अंदर आप नियरेस्ट 100,000 लैक्स एंड मिलियन के अंदर आप प्रेजेंट कर सकते हो। वही अगर आपका करोड्स में जाता है तो फिर आप नियरेस्ट 100 एंड 1000 को इग्नोर कर देते हो और फिर डायरेक्टली करो लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ और 10 करोड़ ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यस, इट इज मैंडेटरी फॉर द डिवीजन 2 ऑफ द शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट। ओके, ये शेड्यूल 3 के अंदर बताया हुआ है। अब जब मैं आपसे शेड्यूल 3 एक बार डिस्कस करूंगा तब आपको ये अच्छे से कवर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, दैट इज द 5 नंबर, कि जो कंपनी है उसके सेल ट्रांजेक्शन है 10 रिलेटेड पार्टीज के साथ में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाउएवर करंट ईयर देयर आर नो ट्रांजेक्शंस विद 4 रिलेटेड पार्टीज। अब ये बोलना क्या चाहते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे है कि मान लो आपने 2019-20 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और अभी आप 2020 और 2021 के बना रहे हो, ठीक है। या फिर इसको उल्टा कर लो, अभी तो ईयर चेंज हो गया ना, 2020, 21 एंड 21, 22, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप बना रहे हो, ये आपके करंट ईयर के हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके 10 रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन हुए थे और यहाँ पे सिर्फ 4 रिलेटेड पार्टी से आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं करंट ईयर में। तो ये पूछ रहा है कि मेरे को करंट ईयर का क्या दिखाना है, कंपेरेटिव दिखाना है। कंपेरेटिव मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन बनाते हैं ना, तो करंट ईयर का एक कॉलम आता है और प्रीवियस ईयर का दूसरा कॉलम आता है। ओके, तो बोल रहा है कि करंट ईयर के तो मेरे को दिखानी है और प्रीवियस ईयर की भी दिखाना है, लेकिन प्रीवियस ईयर में मेरे 10 रिलेटेड पार्टी थी, इस साल मेरी सिर्फ 4 है, तो क्या मेरे को बाकी को भी दिखाना है, बाकी जो 6 बच गई उनको भी दिखाना है या नहीं दिखाना है? तो नहीं, अपन को करंट ईयर का है वो कंपेरेटिव देना होता है। तो करंट ईयर में जो जो आइटम आ रहे होता है उनका लास्ट क्या था वो सिर्फ प्रेजेंट करना नेसेसरी है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सॉरी यहाँ पे ना 6 के साथ में ट्रांजेक्शन है, 4 के साथ में नहीं है। मैंने थोड़ा सा फटाफट में देखा नहीं, तो यहाँ पे 4 रिलेटेड पार्टीज को डिस्क्लोज करना नेसेसरी है या नहीं है, क्योंकि उनके साथ में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो देखो, नो, एज पर पैरा 38 ऑफ इंडियस वन, एक्सेप्ट व्हेन इंडियस परमिट और रिक्वायर अदरवाइज, एक एंटिटी है वो प्रेजेंट करेगी कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेसिडिंग पीरियड फॉर ऑल अमाउंट्स रिपोर्टेड इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। An entity shall include comparative information for narrative and descriptive information if it is relevant to the understanding the current period's financial statement। अगर ये current period के financial statement को understand करने के लिए necessary है तो वो करेगी, otherwise वो नहीं करेगी। डन, यहाँ पे अपना 15th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। गॉड, वी आर गोइंग टू अचीव दिस। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 किसका है, ये थ्योरी क्वेश्चन है। ये सिर्फ ये पूछना चाहता है क्या मेरे को इंडेस की ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है या नहीं बनानी है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले अगर मैं इंडेस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तब मेरे को नेसेसरी है। सेकंड, अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करता हूँ रेट्रोस्पेक्टिवली तो इंपॉर्टेंट है। और एक थर्ड केस और है जो मैंने आपको बताया नहीं, वो ये है अगर आपके कोई एरर हो जाते हैं, ठीक है, आप कोई भी एरर कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और वो एरर है वो एज ऑन वो प्रीसीडिंग ईयर के, मतलब अगर आपने करंट ईयर में आपने आइडेंटिफाई किया तो उसका जो इम्पैक्ट है उस एरर का इम्पैक्ट अगर वो प्रीसीडिंग ईयर के फर्स्ट डे को, यानी कि अगर अभी 2021 चल रहा है तो 2019-20 के फर्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल 2019 को अगर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, उसको इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो भी मटेरियल है, तो फिर आपको इंडेस की ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं बनानी पड़ेगी। ओके, अब चलो एक एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक कंपनी ने प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल रिजल्ट 3 इयर्स के लिए, कितने 3 इयर्स के लिए, ग्रेट।
internally for the purpose of management information every year in addition to the general purpose financial statement. ये जो aforesaid financial results हैं वो present किए जाते हैं without furnishing the related notes because there are note provided required by the management for internal purpose, क्योंकि ये internal purpose के लिए management की जरूरी नहीं है. During current year management thought करते हैं कि why not they should present third year's SOPL also in general purpose financial statement. It will save time and will be available easily wherever management needs in future. मतलब वो क्या कर रहे हैं अभी मैनेजमेंट, अभी क्या कर रहे हैं कि जो अकाउंटेंट जो भी हेड हैं अकाउंट्स के, वो यहाँ पे दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. एक तो मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं और एक जो इंडियस का कंप्लायंस करना है उसके लिए बनाते हैं. ओके, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट के लिए जो PNL बनाते हैं ना, वो पिछले कितने 3 साल के फिगर्स उसके अंदर आते हैं, 3 ईयर के कंपेरेटिव वो बना के देता है. ओके, और इंडियस के अंदर है वो सिर्फ उसे 2 देने होते हैं. तो वो ये पूछ रहा है कि क्या वो जो ये वाला स्टेटमेंट यूज करता है जो मैनेजमेंट को वो देता है PNL, वो वही स्टेटमेंट इंडियस के लिए भी यूज कर सकता है क्या, जिसमें 3 कंपेरेटिव ईयर हो. तो इंडियस ये क्लियरली बोलता है कि आपको जितने कंपेरेटिव देने ना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पिछले 5 सालों तक के दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपेरेटिव आप जितने दोगे, लेकिन वो कंपेरेटिव इंडियस कंप्लाइंट स्टेटमेंट होने चाहिए. ये नहीं कि आपके उस टाइम AS लगा हुआ था आपने वही बना के दे दिया, नहीं, आपको फिर इंडियस के अकॉर्डिंग बना के देने पड़ेंगे कंपेरेटिव को. और हाँ, ये जो आप कंपेरेटिव दे रहे हो वो आप कंपेरेटिव आप किसी एक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सबके लिए भी दे सकते हो. मतलब कि एग्जांपल के लिए आपने PNL को पिछले 5 साल के कंपेरेटिव दे दिए PNL के लिए, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ आपने 2 साल के दिए, तो क्या करेक्ट है? हाँ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे कैश फ्लो का सिर्फ 2 साल का दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, मिनिमम इंडेक्स बोलता है कि आपको 2-2 साल का मतलब एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर का लेना है. लेकिन इसके अलावा अगर आप एडिशन देना चाहते हो किसी भी में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके रेलेवेंट नोट्स में बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना और कोई दिक्कत नहीं है. ये नहीं है कि आपने PNL में दे दिया तो आपको बैलेंस शीट में देना पड़ेगा. ओके, देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या मैनेजमेंट प्रेजेंट करेगा थर्ड स्टेटमेंट ऑफ PNL एज एडिशनल कंपेरेटिव. तो वो कर सकता है, हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो देखो आंसर यस, एज पर पैरा 38C ऑफ इंडियस 1 entity may present comparative information in addition to the minimum comparative financial statement. जो minimum required है उससे addition कर सकता है as long as that information is prepared in accordance with India's. अगर वो information India से मतलब इंडियस के अकॉर्डिंग बनी हुई है. ये जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है वो मे कंसिस्ट वन और मोर स्टेटमेंट रेफर्ड एज इन पैरा 10 बट नीड नॉट कंप्राइज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्राइज करे. When that is the case, the entity shall present related notes information for those additional statement. तो हाँ, लेकिन जो उसने एडिशनल किया है उसके लिए वो नोट्स जरूर देगी. ठीक है, PNL के लिए तो बैलेंस शीट के लिए लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब देखो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रेजेंट करता है थर्ड SOPL. ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्या बोल रहा है, इफ मैनेजमेंट प्रेजेंट थर्ड स्टेटमेंट ऑफ PNL इन द जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कंपेरेटिव, क्या ये स्टेटमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑफ इंडियस होना चाहिए. हाँ, तो मैंने आपको बोला कि वो कितने भी कंपेरेटिव दे सकता है लेकिन टिल वो इंडियस कंप्लाइंट हो. ओके, तो yes, as per para 38C of the Ind AS 1, entity may present comparative information in addition to the minimum comparative financial statement required by Ind AS as long as that information is prepared in accordance with the Ind AS. वो information जब तक Ind AS के अकॉर्डिंग बनी हुई है ना तब तक के लिए आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. ओके, थर्ड जो आता है वो आता है क्या मैनेजमेंट थर्ड स्टेटमेंट ऑफ PNL है वो बनाएगा ओनली एज ए एडिशनल कंपेरेटिव इट द जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट फर्निशिंग अदर कंपोनेंट. बिना अदर कंपोनेंट को फर्निश किए बिना क्या वो बनाया सकता है क्या. मैंने यही बोला PNL में बनाना है, सिर्फ PNL का बनाओ, बैलेंस शीट के लिए कोई जरूरी नहीं है. ओके, ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है यस, एज द एंटिटी में प्रेजेंट कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन इन एडिशन टू द मिनिमम कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय इंडियस एज लॉन्ग एज दैट इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंडियस. जो भी कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन होगी वो कंसिस्ट करेगी वन और मोर स्टेटमेंट्स रेफर्ड इन पैरा 10 बट नीड नॉट कंप्राइज ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, वो किसी एक या दो एलिमेंट के लिए भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के लिए करना है. कंप्लीट सेट मतलब कि 5 आते हैं, सो की PNL बैलेंस शीट कैश फ्लो एंड नोट्स कि सभी में करो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी एक का भी ले सकते हो. हाँ, उसके रेलेवेंट नोट्स आप दिखा देना बस. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हमने ये भी कंप्लीट किया.
उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, एक कंपनी वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2001-2002 इरोनियसली बुक कर लेती है एक्सेस रेवेन्यू ऑफ ₹10 करोड़। OMG, 10 करोड़ का उन्होंने एक्सेस रेवेन्यू बुक किया, कब? 2001-2002 के अंदर। वाह। जो टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 2001-2 के अंदर वो 80 करोड़ था, ठीक है। तो 80 करोड़ था, 10 करोड़ का गलत बुक किया था, तो 70 करोड़ का मतलब उस साल का रियल रेवेन्यू था, 10 करोड़ का तो गलत से बुकिंग हो गया था। ओके। और ये जो चीज़ है वो उन्हें पता कब चली है? 2002-3 के एंड में, जब वो 31 मार्च को बैठ के ना 31 मार्च 2003 को बैलेंस शीट बना रहे थे, तब P&L बना रहे थे, तब उन्हें पता चला यार 10 करोड़ की तो वहाँ पे गलत बुकिंग हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ये एक एरर है, ठीक है, एरर है। एरर के केस में क्या करना है आपको देखना है प्रीसीडिंग ईयर क्या है इसका। प्रीसीडिंग ईयर क्या होगा? 2002-3 का हो गया 2001-2, और इसकी फर्स्ट डेट क्या होगी? 1/4/2001। अब बताओ क्या 1/4/2001 को इसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है क्या? सबसे पहले, ठीक है, 1/4/2001 को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उसमें इम्पैक्ट आ रहा है क्या? ये 2001-2 है, ठीक है, तो 2001-2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो इसका इम्पैक्ट आ रहा है 31 मार्च 2002 वाली बैलेंस शीट पे। 1 अप्रैल 2001 को कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये एरर हुआ ही नहीं था, उसके बाद में एरर हुआ है। तो फिर यहाँ पे इंडेस की ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी। अंडरस्टूड? अगर 1/4/2001 को अगर यहाँ पे इम्पैक्ट आता ना, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ इम्पैक्ट आ रहा है। इट मीन्स कि हमें इंडेस की ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और वहां से फिर प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करना पड़ता, और करंट ईयर के फिर ऑटोमेटिकली रीस्टेटेड हो जाते। गुड। ओके। तो हाउ एवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वो श्योर नहीं है कि क्या इन्हें थर्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है एज एन एडिशनल कंपेरेटिव। तो देखो यहाँ पे नेसेसरी है कि प्रोवाइड करे थर्ड बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आंसर पढ़ देता हूँ। नो, क्यों? एज पर द पैरा 40A ऑफ इंडियस 1, एंटिटी प्रेजेंट करेगी थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटिंग पीरियड in addition to the minimum comparative financial statement required in para 38A if it applies an accounting policies retrospectively। अगर वो accounting policies को retrospectively वो अप्लाई करती है। देखो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इनको इंडेस ओपनिंग बैलेंस शीट कब करनी है। एक वही है कि अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करती है, तब आपको बनाना पड़ेगा। ओके। या फिर सेकेंड, या फिर आप रिक्लासीफाई करते हो कोई भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है, तब बनाना पड़ेगा। एंड रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है या रिक्लासिफिकेशन है, उसका कोई मटेरियल इफेक्ट आएगा, लेकिन कब आएगा? इन द इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट में एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। प्रेसिडिंग ईयर के बिगिनिंग में अगर उसका रिक्लासिफिकेशन का, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का या फिर रीस्टेटमेंट का है, वो अगर मटेरियल इम्पैक्ट आता है, कब आता है? बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। प्रीसीडिंग पीरियड कौन सा होगा? अगर करंट ईयर मेरा 2021 है तो प्रीसीडिंग पीरियड हो गया 1920, और उसके बिगिनिंग की डेट हो गई, बिगिनिंग मतलब कि 1 अप्रैल 2019। अगर उस दिन कोई इम्पैक्ट आया तो फिर मैं यहाँ कंसिडर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। गॉट इट? ये था मेरा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आता है, कंपनी ये चाहती है, वांट्स टू करेक्ट द एरर। क्या वो करेक्ट कर सकती है? तो अब वो एरर को करेक्ट कैसे करेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रही, कोई दिक्कत नहीं है, तो करंट प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसको रीस्टेट करना है। रीस्टेट कैसे करेगा? जो कंपेरेटिव वाला अमाउंट आ रहा है ना करंट ईयर में, करंट ईयर की बैलेंस शीट है ये मान लो, ठीक है, तो उसके साथ में करंट ईयर का डाटा आएगा, फिर प्रीवियस ईयर वाले कॉलम के अंदर वो जाके क्या करेगी? प्रीवियस ईयर के सारे जो फिगर्स हैं उनको इंडियस के अकॉर्डिंग रीस्टेट कर देगी। बस ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है। ओके, ठीक है। मैनेजमेंट है उनको करेक्ट नहीं करना है प्रीवियस ईयर के फिगर को टू करेक्ट द एरर, बट नीड नॉट बी फर्निश्ड थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटिंग पीरियड। ये नहीं करना है, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है। एरर को वो क्या करेंगे? करंट ईयर के जो प्रेजेंटिंग कंपेरेटिव वाला अमाउंट है ना उसको रीस्टेट कर देंगे। ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दो बचे हैं, इसके बाद में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ओके। यहाँ पे है XYZ लिमिटेड है, वो ट्रंकी प्रोजेक्ट है, तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल बताता है। हाँ भाई वाह, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके। तो कंपनी है, उसके कुछ ट्रेड रिसीवेबल है जो कि आफ्टर 15 मंथ ड्यू है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। सो द कंपनी एक्सपेक्ट दैट द पेमेंट विल बी रिसीव्ड विद इन ए पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो कंपनी एक्सपेक्ट करिए कि जो पेमेंट्स है वो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाएगा। ओके। तो आ जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल में, तो वो क्या होगा? करंट है भाई, सिंपल, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। कंपनी है, उसके कुछ ट्रेड रिसीवेबल हैं, ड्यू है वो विद इन 14 मंथ, ऑफ ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 14 मंथ।
14 महीने के बाद में है। जो पेबल्स हैं वो फॉल ड्यू विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है, लेकिन वो विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हो, तो 14 महीने हो या 18 महीने, अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो क्या आएगा, करंट। ठीक है। थर्ड बोल रहा है कंपनी है उसको अवार्ड मिला है 100 करोड़ का, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंपनी मेड ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 5%। ठीक है, 5% की उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी। अब बताओ ये कैसे होता है, मैं आपको बताऊं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने सीमेंट इंडस्ट्रीज की ऑडिट किया, तो वहां पे क्या होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर्स को वो जब हायर करते हैं ना, तो उसको 1 साल 2 साल का नहीं, 5 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अब वो ये कहते हैं कि तुम कहीं छोड़ के भाग गए, फिर हम किसको ढूंढेंगे, तो इसीलिए तुम हमें पहले सिक्योरिटी दो। ठीक है, और इतनी सिक्योरिटी में हम तुमको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देते रहेंगे, 5% 7% जो भी एफडी की होगी, लेकिन ये इंश्योर करेगा कि तुम हमें छोड़ के भागोगे नहीं। तो इसीलिए वो अपने कस्टमर से सिक्योरिटी ले लेते हैं। ठीक है, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो वो सिक्योरिटी देगा भी। गवर्नमेंट के जितने भी वो होते हैं ना, टेंडर्स निकलते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट कौन है, सप्लायर है। जो टेंडर्स में कोट करते हैं वो क्या है, कस्टमर है एक तरह से। तो वो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले देते हैं, एंड देन फिर उनको टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और वो ओवर द पीरियड चलते रहते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि 100 करोड़ का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, जिसके अंदर 5% इनको डिपॉजिट पहले देना पड़ेगा। ओके, यानी कि 5 करोड़ का 31 मार्च 2002 को। कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन 18 मंथ, वो 18 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि ये जो मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो मेरे को 18 महीने के बाद में मिल जाएगा। ये जो डिपॉजिट है वो रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर 6 मंथ, तो 18 महीने में नहीं मिलेगा, कंप्लीट होने के भी 6 महीने बाद में, यानी कि 24 मंथ में मेरे को मिल जाएगा। ओके, तो बताओ यहाँ पे मेरा ये करंट होगा या नॉन करंट होगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल और कुछ नहीं दे रखा है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं नॉर्मली 12 मंथ होगा, लेकिन इसका थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार। हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यही मान के चलते हैं, फिर ये नॉन करंट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बोल देता कि ऑपरेटिंग साइकिल अगर इससे ज़्यादा है, ओके, तो फिर ये हमारा करंट होता। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर भी। कंपनी also given the certain products to third parties and have received security deposit from them of rupees 2 crore on March 31st 2002, which are repayable on completion of the contract, but if the contract is cancelled before the contract term of 18 months, then it becomes payable immediately। तो ये immediately payable हो जाएगा। However, the company does not expect the cancellation of the contract, लेकिन ये expect नहीं करती है कि contract को cancel करने की ज़रूरत है क्या। ओके, थर्ड बैलेंस शीट है। ठीक है, डिपॉजिट कितना हुआ, 2 करोड़ का। ठीक है, कब मिलेगा, 18 महीने के टाइम पे। ठीक है, लेकिन अगर कैंसिल हो गया तो इमीडिएटली होगा। तो अब ये वाली जो कंडीशन है, इसका मतलब कि मेरे ऊपर इमीडिएटली ऑब्लिगेशन आ सकते हैं, तो फिर ये करंट से बाहर कहीं जाने ही नहीं देगी, चाहे कितने भी टाइम बाद मिलो। अगर इमीडिएट कैंसिलेशन है और हो भी सकता है, तो फिर ये करंट में ही आएगा। तो देखो, ये तो आपको सिर्फ डिटेल दे रही थी, क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि क्या कंपनी ट्रेड रिसीवेबल को करंट दिखा सकती है डिस्पाइट कि वो 15 महीने के टाइम में मिलेगा। तो अपने यहाँ पे क्या कहा था कि हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो करंट ही आएगा। कम सेकंड में ट्रेड पेबल का वो नॉन करंट डिपॉजिट दिखा सकती है क्या, नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये करंट ही है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है। ठीक है, ये नॉन करंट है, वो इनकरेक्ट है, नो ये करेक्ट नहीं है, ये यस है। ठीक है, थर्ड आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 करोड़ है, वो किस में जाएगी, तो ये मैं नॉन करंट के अंदर ही दिखा रहा हूँ। एंड ये 2 करोड़ है, वो क्या है, अब यहाँ पे करंट आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी उसे नॉन करंट दिखाना चाहती है, तो ये गलत होगा। ओके, तो देखो यस नो नो नो। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा नो था, यहाँ पे भी मेरा नो है। ओके, यहाँ पे भी मेरा नो है, तो ये सिर्फ इस एक में है। देखो, the additionally the company also need to disclose amounts that are receivable within a period of 12 months from the reporting period। ठीक है, उसके बाद में आया नो द कंपनी कैन नॉट डिस्क्लोज दिस पेबल एज नॉन करंट बिकॉज द कंपनी आल्सो नीड टू डिस्क्लोज द अमाउंट्स दैट आर payable within a period of 12 months and after 12 months from the reporting date। And third, no, because the amount will be received after the operating cycle of the company। And third, fourth, no, because the amount may be required to be paid before completion of contract in case of the contract is cancelled। अगर contract cancel हो जाता है तो अमाउंट रीपेबल करनी पड़ेगी, इसीलिए ये नहीं होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इसके बाद में इंडेक्स 34 है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक एंटिटी प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो कि एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट रखता है कंप्लायंस विद द इंडेक्स का, लेकिन जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कंटेन करती है क्वालिफिकेशन बिकॉज ऑफ इट्स डिसएग्रीमेंट, बिकॉज ये एग्री नहीं करता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन सच केस इज इट एक्सेप्टेबल फॉर द एंटिटी टू मेक एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट फॉर द कंप्लायंस विद द इंडेक्स। देखो यहाँ पे क्या
बोला, ऑडिटर की रिपोर्ट क्वालिफिकेशन रेज करती है, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया है, उन्होंने सारे इंडेक्स को कंप्लाई किया। अब देखो हो सकता है ऑडिटर के व्यू में कोई ट्रीटमेंट गलत हो, कोई ट्रीटमेंट सही नहीं भी हो, तो यहाँ पे सिर्फ ऑडिटर्स की रिपोर्ट के बेसिस पे मैं ये क्वेश्चन खड़ा कर दूं कि नहीं मैनेजमेंट आपने इंडेक्स को कंप्लाई नहीं किया, तो वो गलत होगा। अगर मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से इंडेक्स को कंप्लाई किया है, अच्छे से कंप्लाई किया है, फिर चाहे ऑडिटर कुछ भी बोलो या कोई भी कुछ भी बोलो, आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो कि यस यू आपको अनरिजर्व स्टेटमेंट देना है कि हाँ आपने इंडेक्स को कंप्लाई किया है, सिंपल। तो देखो, यस इट इज पॉसिबल फॉर एन एंटिटी टू मेक एन unreserved and explicit statement of compliance with the Indians, as even though the auditor's report contained a qualification because of disagreement on application of accounting standards. On the present preparation of financial statement, it is the responsibility of the entity's management and not the auditors. Okay, ये management के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर्स की नहीं है। इन केस द मैनेजमेंट हैज ए बोनाफाइड रीजन, अगर उनके पास में बोनाफाइड रीजन होता है टू बिलीव दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल इंडियस, तो इट कैन मेक एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द इंडियस। तो ये कंप्लायंस विद द इंडियस का है, वो एक अनरिजर्व एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दे सकते हैं हम। इसी के साथ में हमारे इंडेक्स 1 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। ये वीडियो के अंदर आपको वो मिल जाएगी हर एक में कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितने कितने टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। बस ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया तो ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी इंडेक्स 1 कंप्लीट है अभी आपका, आप अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए। कल आपकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। आज ये वीडियो थोड़ी डिले हो गई थी बिकॉज कुछ इश्यूज आ गए थे, बट विल अब आपको डेली वीडियो टाइम पे मिलती जाएगी, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, थोड़ा मोटिवेट मिलता रहे। एंड हाँ, लेकिन कंटेंट पूरा आएगा, डजेंट मैटर कि कितने भी व्यूज़ हो। सो चलो आज के लिए बहुत हुआ, गुड बाय एंड टाटा बाय बाय।